ठीक। सो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था वर्केबिलिटी का, वर्केबिलिटी के बारे में डिस्कस करना शुरू करा था। पहले ये बताओ कि सब लोगों को जो नोट्स मैंने कल फाइल शेयर करी थी वो मिल गई है? बताइए। एक कल फाइल शेयर की थी मैंने कॉन्क्रीट के लिए, कॉन्क्रीट के उसमें काफी सारे मतलब कुछ नोट्स थे, टेस्टिंग के बारे में लिखा हुआ था, सब जो अलग अलग टेस्ट थे वर्केबिलिटी के लिए उसके बारे में लिखा था, एंड कुछ बेसिक और लिखा हुआ था। सो सबको फाइल मिल गई है कल जो कॉन्क्रीट वाली फाइल थी? उसको तो वहीं पे डाल दिया था ना, जो आपका ईएस वाला ग्रुप बना हुआ है एसएससी जेई का। आई थिंक कि उसमें शायद सब लोग ऐड हैं, उस ग्रुप में तो सब लोग ऐड हैं, है ना? डिस्कस करेंगे यार उसको। कोई ऐसा भी है जिसके पास वाटर की फाइल नहीं है अभी तक? वाटर, वाटर जो टॉपिक पढ़ाया था। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास वाटर वाली फाइल नहीं है, वाटर जो टॉपिक पढ़ाया था? तो वाटर के नोट सबके पास है, वाटर वाले तो सभी के पास है ना, तो वाटर की पीडीएफ आ चुकी है आपके पास में, एंड कंक्रीट की मैंने अभी फर्स्ट पीडीएफ आपको भेजी है, अभी ऐसी ऐसी बहुत आएंगी और भी ना। सीमेंट का लिखवा दिया था सब कुछ, लाइम के बारे में लिखा हुआ है सब कुछ, एग्रीगेट का सब कुछ लिखा हुआ है, एडवेक्चर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है, वाटर के बारे में आपको फाइल सेंड कर दी है। ठीक है, प्रॉपर तरह से वाटर के नोट्स आपको भेजे हैं, रिटर्न नोट्स हैं, उन पढ़ना बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ठीक है, बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आपको हर एक चीज वहां पे मेंशन कर रखी है कि कौन सा कोडल प्रोविजन कहाँ पे दिया हुआ है, कौन सा पॉइंट कहाँ से उठाया गया है, सब कोडल प्रोविजन है मोस्टली। ठीक है, सो नेक्स्ट आपके पास में आता है कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट के लिए अगर आपके पास एक फाइल आ चुकी है, ठीक है, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो उस फाइल को लेकर बैठना सब लोग, उसी में से मैं जस्ट यहाँ पर आपको समझाऊंगा, और उसी में से आप लोग चीजों को टैली करते रहना, मैच करते रहना कि हाँ सब एज इट इज लिखा हुआ है क्या। उसी फाइल में से मैं आपको आज जो है सारी की सारी मोस्टली चीजें समझाऊंगा। ठीक, जस्ट आप क्या करोगे, मैं यहाँ पे समझाऊंगा, आपको समझाने के बाद आप उस फाइल में से एक बार उसकी रीडिंग कर लेना, और देखकर आपको पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल सही चीज। लिखेंगे नहीं हम, लिखने का कोई मतलब सही एक तरह से अप्रोच नहीं है ऑनलाइन क्लासेस में, बिल्डिंग मटेरियल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट वैसे इसमें लिख नहीं पाओगे आप। तो मैं यहाँ पे टॉपिक समझाऊंगा, टॉपिक समझाने के बाद में आप उस फाइल में से एक बार उसको रीड कर लेना अभी साथ साथ, तो आपका क्लियर हो जाएगा साथ साथ वो। ठीक है, चलो देखो, सो शुरू करें। कल हमने डिस्कशन करा था अबाउट द बेसिक, स्टार्ट किया था वर्क, ये कॉन्क्रीट का। कॉन्क्रीट के बारे में आप जानते ही हैं ऑलरेडी, कॉन्क्रीट होता क्या है आपका, इट इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फोर मटेरियल्स। चार चीजें होती हैं, फाइन एग्रीगेट होता है, कोर्स एग्रीगेट होता है, बाइंडिंग मटेरियल होता है, एंड वाटर होता है। फिफ्थ मटेरियल आप ऐड कर सकते हो उसमें अगर रिक्वायरमेंट है तो, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम फिफ्थ मटेरियल ऐड कर सकते हैं, बट कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको एडमिक्सचर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे ऐड नहीं करोगे। अगर आपको एडमिक्सचर की रिक्वायरमेंट है तो आप उसको ऐड कर लो अपने पर्पस के हिसाब से, जो एडमिक्सचर आपको ऐड करना है वो एडमिक्सचर आप डाल लो वहाँ पे। आपको वर्केबिलिटी अच्छी चाहिए, आपको जल्दी स्ट्रेंथ चाहिए, आपको इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाना है, उसके हिसाब से देखो एडमिक्सचर कौन सा डालना ठीक रहेगा, वो एडमिक्सचर डाल लो वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, चलो ये बात डिस्कस की थी हमने। कंक्रीट बेसिकली दो फेज, टू फेज सिस्टम होता है, एक होता है पेस्ट फेज होता है, दूसरा होता है एग्रीगेट फेज। पेस्ट फेज में आपको ऑलरेडी पता है, पेस्ट फेज में कौन कौन आता है, पेस्ट फेज में आता है आपका सीमेंट एंड वाटर आता है पेस्ट फेज में। एग्रीगेट फेज में आपका आता है कोर्स एग्रीगेट एंड द फाइन एग्रीगेट आता है एग्रीगेट फेज में। ठीक, ठीक है। उसके बाद हमने कल एक बेसिक प्रॉपर्टी है कंक्रीट के पास में, वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी से डिस्कशन शुरू किया था अपना। ठीक है, वर्केबिलिटी का डिस्कशन शुरू किया था। वर्केबिलिटी कल मैंने आपको डिफाइन करा था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्केबिलिटी। वर्केबिलिटी का मीनिंग क्या होता है वो चीज आपको डिफाइन करी थी मैंने। वर्केबिलिटी होता क्या है, इट इज बेसिकली प्रॉपर्टी होती है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्क्रीट, या फिर आप ये बोल सकते हैं इट इज अ ईज विद विच, कितनी आसानी से आप कॉन्क्रीट को प्लेस कर सकते हो, कॉम्पैक्ट कर सकते हो, फिनिश कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको बेसिकली वर्केबिलिटी डिफाइन करने में हेल्प करती हैं, ये सारी चीजें आपको वर्केबिलिटी डिफाइन करने में हेल्प कर सकती हैं। वर्केबिलिटी की आपको नोट्स, आपके नोट्स में आपको चार डेफिनेशन लिख के दी हैं वर्केबिलिटी के लिए, मैंने चार स्टेटमेंट, चार डेफिनेशन आपको लिख कर दी है, आई थिंक कि चारों के चारों स्टेटमेंट आपको बहुत आसानी से क्लियर हो गए होंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्क्रीट, या फिर ईज विद विच कॉन्क्रीट कैन बी प्लेस्ड, मिक्स्ड, ट्रांसपोर्टेड, कॉम्पैक्टेड एंड द फिनिश्ड। दूसरा स्टेटमेंट आपने लिखा, इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कॉन्क्रीट। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, इट इज द ईज विद विच वी कैन वर्क विद द कॉन्क्रीट, कितनी आसानी से हम कॉन्क्रीट के साथ वर्क कर पा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ वर्केबिलिटी। थर्ड स्टेटमेंट आपको क्या बोला है,
देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब आप कंक्रीट को कॉम्पैक्ट, सपोज आपको क्या करना है, कंक्रीट के साथ काम करना है, कौन कौन से काम करने हैं, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कॉम्पैक्शन, ये सारे के सारे काम करने हैं आपको। जब आप कॉम्पैक्शन करने की कोशिश कर रहे हो, सपोज कॉम्पैक्शन आप करना चाहते हो, कॉम्पैक्शन करके आप पार्टिकल को पास पास लेकर आना चाहते हो। कॉम्पैक्शन करने का पर्पस होता है पास पास लेकर आना पार्टिकल्स को। जब पार्टिकल पास पास आएंगे तो क्या होगा, बेसिकली पार्टिकल को मूवमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। जब पार्टिकल मूवमेंट करेंगे तो वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा। अगर वहां पे रिलेटिव मोशन डेवलप होगा तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप होगा। फ्रिक्शन फ्रिक्शन क्या करेगा, रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन। मैंने आपको हाईवे में भी फ्रिक्शन के बारे में जानकारी दे रखी है। इट विल अपोज द रिलेटिव मोशन, ठीक है, फ्रिक्शन विल अपोज द रिलेटिव मोशन। तो फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए आप क्या कर रहे हो, बेसिकली फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए आप कंक्रीट को क्या करना पड़ेगा, एक तरह से वर्क करना पड़ेगा। और ये जो वर्क करेगा ना कंक्रीट, दैट विल बी अगेंस्ट द फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन तो उसको कॉम्पैक्ट होने से रोक रहा है, पास पास आने से रोक रहा है। तो कंक्रीट को फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। एंड दैट वर्क इज कॉल्ड एज द इंटरनल वर्क। कंक्रीट इंटरनली वर्क करेगा टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, जिसकी वजह से कंक्रीट फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करेगा और पार्टिकल पास पास आएंगे और वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जो थर्ड डेफिनेशन आपको लिखकर बताई गई है, थर्ड डेफिनेशन आपके पास में लिखी हुई है कि इट इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन। इट इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन। तो आई थिंक ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। इट इज द ईज विद विच कंक्रीट कैन वर्क अगेंस्ट द इंटरनल फ्रिक्शन। जितना इजीली कंक्रीट इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर पाएगा, उतना इजीली वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, उतना इजीली वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, उतना इजीली वो फिनिश भी हो जाएगा, सारी चीजें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, अब एक डेफिनेशन आपके पास लिखकर बताई गई है। यस, हाँ, फिर से देखो, अब मैंने कॉम्पैक्शन का रेफरेंस लेकर आपको अभी ये डेफिनेशन समझाई। इंटरनल वर्क वाला जो डेफिनेशन था, मैंने अभी आपको कॉम्पैक्शन का रेफरेंस लेकर बताई। फिर एज इट इज सेम स्टेटमेंट मैंने आपको लिखकर भी दे दिया है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट which determine the amount of the internal work necessary to produce full compaction। कितना अमाउंट ऑफ इंटरनल वर्क कंक्रीट को करना पड़ेगा, कितना अमाउंट ऑफ इंटरनल वर्क कंक्रीट को करना पड़ेगा टू अचीव द फुल कॉम्पैक्शन। टू अचीव द फुल कॉम्पैक्शन ऐसे भी बोल सकते हो आप, ये भी बोल सकते हो टू ओवरकम द फ्रिक्शन इफेक्ट। अगर फ्रिक्शन का इफेक्ट ओवरकम होगा तो कॉम्पैक्शन अच्छा हो जाएगा। तो कैसे बोल दो, चाहे तो ये बोल दो कि टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, या फिर ये बोल दो टू अचीव द फुल कॉम्पैक्शन। दोनों चीजों का स्टेटमेंट सेम निकल कर आ रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन एंड कॉम्पैक्शन दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। आई थिंक ये चारों डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। बताइए जरा, क्लियर हुई है सब डेफिनेशंस? बोलो, कोई प्रॉब्लम है किसी को, किसी डेफिनेशन में वर्केबिलिटी की? बोलिए, डेफिनेशंस क्लियर है? बताइए। सो डेफिनेशन क्लियर है ना सबको? चलो ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं अब। अच्छा, आप लोगों के पास, सबके पास फाइल है, तो उस फाइल को ओपन करके बैठना। फाइल को ओपन करके बैठना। जैसे अभी आपको चारों डेफिनेशन मैंने बताई हैं, आप क्या करोगे, मैं बताऊंगा यहाँ पे डेफिनेशन आपको, नोट्स आपके पास में है, मैं यहाँ पे समझा दूंगा, उसको एक बार अपने नोट्स में से रीड कर लेना बस। सारा मटेरियल आपके पास में लिखा हुआ है, बहुत आसानी से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो फाइल को अपने पास में लेके बैठना। चलो अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। टेस्टिंग वाला पार्ट हमने स्टार्ट किया था ना, टेस्टिंग वाला पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे। हमने मेजरमेंट के बारे में एक डिस्कशन करा था, वर्केबिलिटी का मेजरमेंट। इसमें एक टेस्ट आपने डिस्कस कर लिया था। वी हैव डिस्कस वन टेस्ट एंड दैट इज द that was actually slum test. Yes, slum test के बारे में आपने डिस्कस कर लिया था। स्लम टेस्ट के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे ना। क्या क्या चीजें थी इसमें, देखो। हाँ, क्या होता है बेसिकली स्लम, हम क्या करते हैं, स्लम की वैल्यू से कंक्रीट की वर्केबिलिटी का आइडिया लगाते हैं। स्लम की वैल्यू से हम कंक्रीट की वर्केबिलिटी का आइडिया लगाते हैं। यहाँ पे स्लम क्या होता है वो मैंने आपको जानकारी बताई थी कल। मोस्ट कॉमन मेथड है, लेबोरेटरी में भी कर सकते हो, फील्ड में भी कर सकते हो। बहुत पुराना टेस्ट है, मोस्ट इजी भी होता है, आसान भी होता है, कॉमन मेथड है, बहुत ज्यादा यूज करा जाता है। लेबोरेटरी में भी कर सकते हैं, फील्ड में भी कर सकते हैं। इजी होता है, आसान होता है परफॉर्म करना। क्या करते हो इस मेथड में, आप में आपके पास एक जो एपरेटस रहता है, यहाँ पे एपरेटस होता है, एक फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। और किसी को भी दिक्कत हो रही है वॉइस में? वॉइस में किसी और को भी दिक्कत हो रही है? क्लियर है? हाँ, तो आप अपना सिस्टम जो है उसको रिफ्रेश करो। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके यहाँ पे, उसको रिफ्रेश करो। ठीक है, मेरे यहाँ से क्लियर है नेटवर्क का। ठीक है, चलिए देखो,
हाँ देखिएगा, तो एपरेटस क्या था इसका आपके पास में, एपरेटस होता है एक फ्रस्टम होता है कोन शेप का, फ्रस्टम ऑफ कोन होता है। डायमेंशंस आपको बताई गई थी, डायमेंशंस क्या थी, टॉप डायमीटर होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डायमीटर होता है 20 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट डायमेंशन डायमेंशन है, याद रखनी पड़ेगी आपको, क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। हाइट होती है 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट होती है, 30 सेंटीमीटर तक इसकी हाइट रहती है। क्लियर है। आपके पास में एक टैंपिंग रोड भी था, टैंपिंग रोड भी था। टैंपिंग रोड से आप क्या करोगे, टैंपिंग रोड का पर्पस क्या रहेगा, टैंपिंग रोड विल बी यूज फॉर द कॉम्पैक्शन पर्पस। टैंपिंग रोड आप यूज करोगे कॉम्पैक्शन पर्पस के लिए। डायमेंशंस क्या थे टैंपिंग रोड की, 16 mm उसका डायमीटर था, 16 mm उसका डायमीटर था, एंड 60 सेंटीमीटर वाज द हाइट ऑफ द टैंपिंग रोड। आपने क्या किया, बेसिकली जो कंक्रीट है आपके पास में, कंक्रीट को आपने स्लम, ये जो कोन है ना, उस कोन के अंदर आप फिल करोगे कंक्रीट को। कंक्रीट को आप कोन के अंदर फिल करोगे, और फिल करोगे 4 लेयर्स में, 4 लेयर्स में आप उसको फिल करोगे। यानी कि आपने एक लेयर डाल दी कंक्रीट की, जब आपने एक लेयर डाली कंक्रीट की वहां पे, तो उसके बाद आप क्या करोगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे विद द हेल्प ऑफ द टैंपिंग रोड फॉर द कॉम्पैक्शन पर्पस। वो जो कंक्रीट आपने वहां पे डाली है ना, उसके अंदर कोन के अंदर फर्स्ट लेयर डाली, फर्स्ट लेयर डालने के बाद में आप क्या करोगे, टैंपिंग रोड की हेल्प से 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे, 25 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे। एंड ब्लोज देते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना है कि जो आपका सरफेस है कंक्रीट का, जो सरफेस है ना, जो कंक्रीट का जो सरफेस है, ऐसा नहीं करना है। जैसे समझिए यहाँ पे, जब आप ब्लोज दोगे ना, तो ब्लो देते समय हमें एक दो चीजों का ध्यान रखना है। ध्यान किस चीज का रखना है कि लेट अस सपोज ये आपका कंक्रीट का टॉप व्यू मैंने आपको बनाकर दिखा रखा है। ये क्या है, कंक्रीट का टॉप व्यू है, दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द कंक्रीट। अगर आप टॉप से देखोगे तो कंक्रीट आपको इस तरह का दिखाई दे रहा है। जब आप टैंपिंग रोड से ब्लो दोगे ना, तो टैंपिंग रोड से जब आप ब्लो दोगे, तो एक चीज का आप ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि ब्लोज सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर लोकेशन पर आप देते जा रहे हो, कि इसी लोकेशन पर आप क्या कर रहे हो, सारे के सारे ब्लो प्रोवाइड करवा रहे हो। ब्लोज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, हर जगह पे आपको क्या करना है, यूनिफॉर्मली तरह से, यूनिफॉर्म तरह से क्या करवाने हैं आपको, नंबर ऑफ ब्लोज प्रोवाइड करवाने हैं। ऐसा नहीं करना कि सारे के सारे ब्लो सिर्फ एक स्पेसिफिक लोकेशन पर दे दिया। ब्लोज शुड बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, सारे के सारे ब्लोज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। ठीक है, एक लेयर डाल दिया आपने, उसको ब्लो दिए 25 नंबर ऑफ ब्लो। दूसरी लेयर डालो, फिर उसके ऊपर कितने दो, फिर से सेम 25 नंबर ऑफ ब्लो, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में। तीसरी लेयर डालो, उसके ऊपर फिर से ब्लो दो। फोर्थ लेयर डालो, उसके ऊपर फिर से नंबर ऑफ ब्लोज दो। ठीक है, अब आपने जब उसको प्रॉपर तरह से कॉम्पैक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रोड, अब होगा क्या, आप क्या करोगे, जो आपका फ्रस्टम शेप कौन था उसको आप उठाओ, वर्टिकल डायरेक्शन में उसको ऊपर उठाओ, कोन को, फ्रस्टम जो है उसको ऊपर उठाओ, जो मोल्ड है उसको बेसिकली उठाओ। मोल्ड को उठाने के बाद क्या होगा, आपका जो कंक्रीट का जो सैंपल है, इनिशियली वो एक फ्रस्टम शेप में आपको दिखाई देगा। जिस शेप का आपका मोल्ड था उसी शेप में तो आपका कंक्रीट का सैंपल दिखाई देगा ना। अब होगा क्या, वो जो कंक्रीट का सैंपल है वो अपने खुद के वेट की वजह से क्या कर जाएगा, सब्सिडाइज कर जाएगा, सब्सिडाइज कर जाएगा, वो इधर उधर साइड में क्या कर जाएगा, फैल जाएगा, वो साइड में फैल जाएगा। तो इनिशियली उसकी हाइट कितनी थी, सैंपल की इनिशियल हाइट 30 सेंटीमीटर, जितना हमारा मोल्ड का हाइट था उतनी ही सेम हाइट तो रहेगी ना सैंपल की भी, 30 सेंटीमीटर। जब कंक्रीट का सैंपल सब्सिडाइज हुआ तो उसकी हाइट में ऑब्वियसली रिडक्शन होगा, कुछ ना कुछ उसकी हाइट में कुछ ना कुछ रिडक्शन होगा। तो आप क्या करो, इनिशियली हाइट आपको पता है 30 सेंटीमीटर, जो फाइनली उसकी हाइट बच गई उस हाइट को आप मेजर कर लो। अब इन दोनों सैंपल की हाइट में जो डिफरेंस आ रहा है ना, इनिशियल जो सैंपल की हाइट थी उसके बाद जो अभी उसकी सैंपल की हाइट बच रही है, इन दोनों की हाइट में जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द स्लंप वैल्यू। इसको हम क्या कहते हैं, स्लंप वैल्यू कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्लंप वैल्यू। सब्सिडेंस, ये जो सब्सिडेंस की हाइट है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, दैट इज कॉल्ड एज द स्लंप वैल्यू। सो आप बोल सकते हो द डिफरेंस इन द हाइट इज कॉल्ड एज द स्लंप वैल्यू। इस स्लंप वैल्यू के बेसिस पे हम आइडिया लगाएंगे अबाउट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, जितना ज्यादा स्लंप होगा उतना ज्यादा वर्केबिलिटी आपको देखने को मिलेगी एक तरह से। ठीक है, चलिए ये हम डिस्कशन करा था कल। तो सारे पॉइंट आपके क्लियर है। नंबर ऑफ लेयर होंगे 4, नंबर ऑफ ब्लोज पर लेयर होंगे 25, 16 mm होगा टैंपिंग रोड का डायमीटर, 60 सेंटीमीटर होगा हाइट ऑफ द टैंपिंग रोड। डायमेंशंस आ गई आपके पास में सारी, 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड द 20 सेंटीमीटर आ गई। मोस्ट कॉमन मेथड होता है, साइट पर भी कर सकते हो, फील्ड में भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको बताया था, सो सब्सिडेंस की जो हाइट है दैट इज कॉल्ड एज स्लम, डिफरेंस इन द हाइट इज कॉल्ड एज द स्लम। अब आपको ये बताया गया था कि आप स्लम की वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बेसिस पे वर्केबिलिटी जज कर सकते हो, मैग्नीट्यूड के बेसिस पे आप वर्केबिलिटी जज कर लोगे। अब दूसरा, स्लम की शेप कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप आप उसकी प्रॉपर्टी का आइडिया लगा सकते हो। तीन तरह के स्लम्प आपको मैंने बताए थे ऑन द बेसिस ऑफ द शेप। फर्स्ट क्या था, ट्रू स्लम्प था, सेकंड वन वाज शेयर स्लम्प था, एंड थर्ड वन वाज व्हाट, थर्ड वन आपके पास में क्या था, आपके पास में कोलैप्स स्लम्प था। ट्रू स्लम्प हम किसको बोलते हैं, ट्रू स्लम्प हम उसको बोलते हैं अगर आपका कंक्रीट सब्सिडाइज होने के बाद उसका जो सरफेस है वो इवन आपको दिखाई दे रहा है, यूनिफॉर्म सरफेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूनिफॉर्म इवन सरफेस दिखाई दे रहा है। आपको डायग्राम जो बनाकर भेजा है उस डायग्राम में बहुत क्लियरली वो चीज मेंशन हो रही होगी, देखो
जो डॉटेड दिखाया हुआ है ना वहां पे आप डायग्राम देखिए, 3 डायग्राम बने हुए हैं साथ साथ में, तीनों स्लम्प वहां पे शो कर रखे हैं, ट्रू स्लम्प, शेयर स्लम्प एंड कोलैप्स स्लम्प। जो डॉटेड वाला पार्ट है वो इनिशियल सैंपल है, और जो सॉलिड वाला जो पार्ट है एक तरह से वो फाइनल सैंपल, जो आप जो सब्सिडाइज होने के बाद सैंपल जो बना वो है। तो अगर आप देखोगे ना, जो सॉलिड वाला पार्ट है वो सब्सिडाइज होने के बाद सैंपल है, वो उसका जो टॉप है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रू स्लम्प। उसको हम क्या कहते हैं? ट्रू स्लम्प कहते हैं। दूसरे केस में आपने देखा स्लम्प, दूसरे वाले में आपने देखा शेयर स्लम्प वाले में कॉन्क्रीट बेसिकली उसमें जो सब्सिडेंस का आपको शेप दिखाई दे रहा है ना टॉप का, वो एक तरह से शेयर फेलियर्स आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। एक साइड पे बहुत ज्यादा नीचे चला गया, दूसरी साइड पर ऊपर है, तो जस्ट लाइक अ शेयर फेलियर, वो एक तरह से कैसा है? दैट इज जस्ट लाइक अ शेयर फेलियर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर स्लम्प बोलते हैं। नेक्स्ट आपके पास में आया कोलैप्स स्लम्प। पूरा का पूरा कॉन्क्रीट आपका नीचे चला गया, कोलैप्स कर गया, एक तरह से कोलैप्स कर गया। अब इसमें से कल आपको पॉइंट बताए थे मैंने, अच्छा जैसे आपने इसके बेसिस पे किसका आइडिया लगा लिया? कोहेसिव प्रॉपर्टी के बारे में आप जानकारी लगा सकते हो। ऑन द बेसिस ऑफ द शेप ऑफ स्लम्प यू कैन गेट द आइडिया अबाउट द कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द कंक्रीट। तो आप ये बताओ सबसे मैक्सिमम कोहेजन किसमें था? सबसे मैक्सिमम कोहेजन था आपका किसमें था? सबसे मैक्सिमम कोहेजन बताइए जरा एक बारी। सबसे मैक्सिमम कोहेजन तीनों में से किसमें आपको देखने को मिलेगा? सबसे मैक्सिमम कोहेजन तीनों में किसमें देखने को मिलेगा बताइए? यस, ट्रू में। ट्रू में आपके पास में सबसे मैक्सिमम कोहेजन होगा, बिल्कुल। लीस्ट किसमें होता है? कम, सबसे लीस्ट, सबसे लीस्ट कोहेजन कोलैप्स, बिल्कुल। क्वेश्चन आ चुका है पहले आपका, है प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स। उसके बाद रहता है शेयर में। सो क्या रहेगा? ऑर्डर लिखा हुआ है आपके नोट्स में, एक ऑर्डर ऑफ कोहेजन आपको लिखकर बताया हुआ है वहां पे, कोलैप्स, शेयर एंड ट्रू, ये ऑर्डर रहता है कोहेजन का आपके पास, ठीक है। अब उसके बाद वर्केबिलिटी के बारे में भी आपको बताया, सबसे हाईएस्ट वर्केबिलिटी किसमें रहेगी? सबसे हाईएस्ट वर्केबिलिटी किसमें रहेगी? बोलो, सबसे हाईएस्ट वर्केबिलिटी किसमें रहेगी? कोलैप्स वाले में, यस करेक्ट। सो द मैक्सिमम वर्केबिलिटी किसमें रहेगी आपकी? कोलैप्स वाले में सबसे मैक्सिमम वर्केबिलिटी रहेगी, लीस्ट वर्केबिलिटी विल बी इन द ट्रू वाले में। ट्रू वाले में सबसे कम वर्केबिलिटी रहेगी। ट्रू वाले में जो वर्केबिलिटी रहेगी वो क्या रहेगी? सबसे कम वर्केबिलिटी रहेगी आपके पास में ट्रू वाले में, ठीक है, ट्रू वाले में। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट आपके पास में आता है, अब बात आती है, ये चीजें आपने देख ली हैं। अब मैंने आपको बताया जैसे सबसे कम कोहेजन किसमें आ रहा है? सबसे कम कोहेजन आ रहा है किसमें? कोलैप्स वाले में, और शेयर वाले में भी कम कोहेजन ही है। तो बेसिकली जो शेयर स्लम्प है एंड जो कोलैप्स स्लम्प है वो आपको नॉन कोहेसिव बिहेवियर का आइडिया दे रहे हैं कि आपका कॉन्क्रीट कैसा है, नॉन कोहेसिव है, उसमें कोहेजन बहुत बहुत कम प्रेजेंट है, कोहेजन नहीं है उसके अंदर। अगर शेयर स्लम्प या फिर कोलैप्स आपको देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो, अगर शेयर स्लम्प है या फिर कोलैप्स स्लम्प है तो उसमें आपको किस प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा? कौन सी प्रॉब्लम आपको वहां पे फेस करनी पड़ सकती है? कल एक आपको बताया था कि कौन सी प्रॉब्लम फेस हो सकती है वहां पे, क्या दिक्कत आएगी? अगर नॉन कोहेसिव है तो क्या प्रॉब्लम आपको मिलेगी वहां पे देखने में? सेग्रीगेशन प्रॉब्लम होगी, सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन आपको वहां पे फेस करनी पड़ सकती है, सेग्रीगेशन का चांस रहेगा वहां पे। सेग्रीगेशन, कोहेजन लेस अगर होगा, जितना कम कोहेजन होगा उतना ज्यादा सेग्रीगेशन। शेयर में, कोलैप्स में कोहेजन नहीं है तो ऑब्वियसली वहां पर सेग्रीगेशन का चांस आपको देखने को मिलेगा। कब? जिस टाइम पर आप कंक्रीट को ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे ना, जिस समय पे आप कंक्रीट को प्लेस कर रहे होंगे, एग्रीगेट सेपरेट हो जाएंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ सेग्रीगेशन। सो सेग्रीगेशन का चांस वहां पर बहुत ज्यादा बन जाएगा। ये पॉइंट आता है समझ में, ये पॉइंट हमें समझ में आया। सो नेक्स्ट आता है सुटेबिलिटी के बारे में बात। ये जो मेथड होता है आपका, दिस मेथड स्लम टेस्ट, स्लम टेस्ट सुटेबल किसके लिए होता है? ये मैंने आपको कल पॉइंट बताया था, स्लम टेस्ट सुटेबल होगा मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए। वो कंक्रीट जो कि आपका, जिसकी वर्केबिलिटी मीडियम से हाई रेंज में लाई करती है, मीडियम से हाई तक के बीच में जिसकी वर्केबिलिटी होगी, उस कंक्रीट के लिए आपका सुटेबल रहेगा ये वाला टेस्ट। एंड दिस टेस्ट विल नॉट बी सुटेबल फॉर वेरी ड्राई या फिर वेरी वेट मिक्स के लिए सुटेबल नहीं रहेगा, ठीक है। तो सुटेबिलिटी की बात करी, किसके लिए सुटेबल रहेगा, किसके लिए सुटेबल नहीं रहेगा? वेरी वेट, वेरी वेट के लिए सुटेबल नहीं रहेगा, एंड ना ही वेरी ड्राई, ना ही वेरी ड्राई मिक्स के लिए सुटेबल रहेगा, दोनों के लिए सुटेबल नहीं रहेगा। रीजन क्या है? अगर मिक्स आपका बहुत बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत बहुत ज्यादा ड्राई अगर आपका मिक्स है, इन दैट केस आपको सब्सिडेंस वैल्यू बहुत बहुत कम मिलेगी, बहुत बहुत कम मिलेगी, मान सकते हो कि जीरो मिलेगी एक तरह से। अगर ड्राई मिक्स है बहुत ज्यादा, सॉरी मैं शायद उल्टा बोल गया, अगर आपका मिक्स बहुत ज्यादा ड्राई है, अगर आपका मिक्स बहुत बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ड्राई मिक्स होने का मतलब है कि सब्सिडेंस आपको बहुत बहुत कम मिलेगा, इनफेक्ट मान के चलो जीरो मिलेगा।
आप वर्केबिलिटी का आइडिया सही तरह नहीं लगा पाओगे। अगर मिक्स बहुत ज्यादा ड्राई है, सब्सिडेंस बहुत कम मिलेगा, मानकर चलो अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर मिलेगा, आप वर्केबिलिटी का एग्जैक्ट आइडिया नहीं लगा पाओगे। अगर मिक्स बहुत ज्यादा वेट है, अगर मिक्स बहुत ज्यादा वेट है, आपका पूरा का पूरा कॉन्क्रीट कोलैप्स कर जाएगा, आपका पूरा का पूरा कॉन्क्रीट कोलैप्स कर जाएगा, बहुत हाई सब्सिडेंस मिलेगा, वर्केबिलिटी का इतना ज्यादा आइडिया नहीं लग पाएगा, एक्यूरेट आइडिया नहीं लग पाएगा। सो सुटेबल नहीं होता किसके लिए? वेरी वेट या फिर वेरी ड्राई के लिए सुटेबल नहीं होता है। सुटेबल किसके लिए रहता है? मीडियम टू हाई वर्केबल कॉन्क्रीट है आपका, उसके लिए सुटेबल रहेगा ये वाला मेथड। चलिए आता है समझ में। एज इट इज लिखा हुआ है वहां पे नोट्स में आपके, सुटेबल किसके लिए होता है? मीडियम टू हाई वर्केबल कॉन्क्रीट के लिए सुटेबल रहता है, नॉट सुटेबल फॉर वेरी ड्राई और वेट मिक्सेस। पढ़ के देखना, बिल्कुल क्लियर कट लिखा हुआ है। एक नोट पॉइंट लिखा है वहां पे, अब उसके बाद नोट पॉइंट लिखा हुआ है, क्या नोट है? स्लम टेस्ट इज परफॉर्म्ड विद मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट एज 38 mm ओनली। कोडल प्रोविजन है, अगेन कोडल प्रोविजन है, स्लम टेस्ट को हम परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट 38 mm तक, मैक्सिमम, इससे ऊपर एग्रीगेट का साइज नहीं रखोगे। अगर आप स्लम टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो तो द मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट शुड बी लिमिटेड टू 38 mm। कोडल प्रोविजन है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक बार पूछा जा चुका है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। 38 mm से ऊपर अगर आपके एग्रीगेट का साइज है तो आप उसके लिए स्लम टेस्ट परफॉर्म नहीं करोगे, आप वहां से पहले 38 mm साइज एग्रीगेट, 38 से mm साइज से ऊपर के जो एग्रीगेट है उनको सेपरेट करो पहले, उसके बाद 38 mm से नीचे साइज के जो एग्रीगेट बने उनके ऊपर स्लम टेस्ट परफॉर्म करो। नेक्स्ट आता है आपके पास में लिखा हुआ है, शियर एंड कोलैप्स स्लम्प इंडिकेट नॉन कोहेसिव बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट। ये पॉइंट हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि शियर और कोलैप्स स्लम्प क्या इंडिकेट करता है? नॉन कोहेसिव बिहेवियर ऑफ कॉन्क्रीट इंडिकेट करता है। सेग्रीगेशन का चांस वहां पे रहेगा आपके पास में, सेग्रीगेशन का चांस रहेगा आपके पास में वहां पे। ट्रू स्लम्प शुड बी यूज्ड इन कॉन्क्रीट, ये पॉइंट भी हमने कल डिस्कस किया था कि कौन सा स्लम्प हमको यूज करना चाहिए कॉन्क्रीट में, ट्रू स्लम्प शुड बी यूज्ड, क्योंकि कोहेसिव बिहेवियर होता है ट्रू स्लम्प में। ऑब्वियसली आप कोई भी नॉन कोहेसिव कॉन्क्रीट वहां पे यूज नहीं करोगे, अदरवाइज सेग्रीगेशन का चांस रहेगा। सो ट्रू स्लम शुड बी यूज, इंडिकेट क्या करता है? कोहेसिव बिहेवियर को ये इंडिकेट करता है। मुझे ये बताइए कि एक तरह से आपका स्लम टेस्ट था, कोई इसमें किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो बताओ अपना, नहीं तो फिर नेक्स्ट टेस्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टेस्ट पे मूव करते हैं, बताइए जरा, बोलो। ये सबको क्लियर है? सो सर कल हमने डिस्कस करा था स्लम के बारे में, आपके पास पूरा का पूरा राइट अप आ चुका है, जस्ट उसे एक बार रीडिंग कर लेना, इनफैक्ट रीडिंग मेरे साथ साथ करते चलो, कल बाद में ये कंफ्यूजन ना हो कि इस पॉइंट का मतलब क्या है, उस पॉइंट का मतलब क्या है, साथ साथ में आपके सारे के सारे पॉइंट क्लियर करा दूंगा। बताइए जरा, कोई प्रॉब्लम? ओके, सो क्लियर है। मैक्सिमम साइज ऑफ द एग्रीगेट फिक्स क्यों रखा? उसका रीजन ये है कि जब बहुत बहुत ज्यादा बड़ा आपका एग्रीगेट साइज होता है, इन दैट केस कॉम्पेक्शन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम रहती है। इन दैट केस जो टैंपिंग रोड से कॉम्पेक्शन करने वाला तरीका है वो इतना सुटेबल नहीं रहता है, ठीक है, इसलिए हमने लिमिटेड कर दिया 38 mm। टैंपिंग रोड से बहुत बड़े साइज ऑफ एग्रीगेट के केस में टैंपिंग रोड से कॉम्पेक्शन कर पाना इतना प्रॉपर नहीं रहता, उसके लिए फिर हमारे पास दूसरे तरह के तरीके रहते हैं कॉम्पेक्शन करने के, वो आगे जो टेस्ट आएंगे उसमें डिस्कस करेंगे उनको, इसलिए लिमिट कर दिया है। चलिए ठीक है, सो अपने नेक्स्ट टेस्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकंड टेस्ट है आपके पास में कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट है, सो द सेकंड ऑफ द टेस्ट इज कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। सेकंड टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो द सेकंड टेस्ट जो आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, दैट इज कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट सेकंड है, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। देखो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब समझना यहाँ पे क्या करना है इस मेथड के अंदर, हमें ज्यादा प्रिसाइज रहेगा एज कंपेयर टू स्लम्प। एक पॉइंट अपने दिमाग में रखिए, कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट ज्यादा प्रिसाइज रहता है एज कंपेयर टू स्लम्प टेस्ट के, मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू स्लम्प टेस्ट। कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू स्लम्प टेस्ट। ठीक है, क्लियर है? चलो क्या करना है इसमें आपको, देखो समझना क्या है यहाँ पे। बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना है, इस मेथड के अंदर कैसे करना है आपको वर्केबिलिटी का जजमेंट। देखो आप क्या करोगे यहाँ पे, पहले तो इसका एपरेटस समझिए, एपरेटस कैसा रहेगा इसका। अगर हम इसके एपरेटस के बारे में बात करें ना, तो इसका एपरेटस कैसा रहता है उसके बारे में देखो थोड़ा। एपरेटस कैसा रहेगा आपके पास में, आपके पास में जस्ट सिंपली रफली देख लो, बाकी आपका वहां पर भी बना हुआ है, उसमें भी बना रखा है हमने। एपरेटस कैसा रहेगा, इस तरह से आपके पास में एक मोल्ड है, ये एक मोल्ड है, ऐसे एक बकेट है मान लो, इट इज जस्ट अ बकेट, ये एक बकेट है, ठीक है। इधर एक स्टैंड है, इधर एक स्टैंड है आपके पास में, ये एक स्टैंड है,
इस तरह समझना इसका एपरेटस कैसा है। नोट्स में भी बना रखा है वो डायग्राम, बस थोड़ा सा यहाँ पे समझाने के लिए देखना पड़ेगा। इधर एक स्टैंड है, इधर एक बकेट था, ये एक बकेट है, इधर एक दूसरा बकेट है आपके पास में यहाँ पर ये दूसरा बकेट है, ये दूसरा बकेट है, ये दूसरा बकेट है। ठीक है, इसको इधर कनेक्ट कर दो, इसको इधर कनेक्ट कर दो। बॉटम पे एक बेस है, बेसिकली यहाँ पे क्या है आपके पास में, इधर क्या है, यहाँ पर एक बेस है ऐसे आपके पास। इस बेस पे एक सिलेंडर प्लेस कर रखा है आपने, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर आपने यहाँ पे प्लेस करवाया होगा, ऐसा कुछ एपरेटस रहेगा। ठीक है, इस तरह का कुछ एपरेटस रहेगा। अब इसको समझिए क्या करना है टेस्ट के अंदर, देखिएगा यहाँ पर इस तरह से एक सिलेंडर प्लेस कर रखा है। देखो क्या होगा इसमें, ये जो ऊपर है ना, नोट्स में देख लेना डायग्राम एग्जैक्टली कैसा है। इस पे एक्चुअली थोड़ा सा ये अभी रिप्रेजेंटेशन इतना प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, इस वजह से इतना दिक्कत आ रही है। देखो इसको जो ऊपर वाला है ना, ये जो है इसको कहते हैं अपर कोनिकल होपर, दैट इज कॉल्ड एज द अपर कोनिकल होपर कहते हैं इसको, या फिर आप सिंपली अपर होपर बोल दो। क्या कहते हैं इसको, अपर होपर बोलते हैं। बाल्टी टाइप है, बकेट मान लीजिए एक तरह से ना, अपर होपर कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं, लोअर होपर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ लोअर होपर। इसको क्या कहते हैं, लोअर होपर कहते हैं। अपर कोनिकल होपर, लोअर कोनिकल होपर, एंड ये बॉटम पे क्या है, ये बॉटम पे है आपके पास में एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ये यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है। अब आपको क्या करना है, जिस भी कंक्रीट का वर्केबिलिटी आपको चेक करना था, आप समझना क्या होता है, जिस भी कंक्रीट का वर्केबिलिटी आपको चेक करना है वो कंक्रीट लीजिए आप। उस कंक्रीट को, जिस भी कंक्रीट का वर्केबिलिटी आपको चेक करना है, उस कंक्रीट को क्या करोगे, उस कंक्रीट को इस अपर कोनिकल होपर के अंदर प्लेस कर दो, इसके अंदर उस कंक्रीट को फिल कर दो, इस अपर कोनिकल होपर के अंदर उस कंक्रीट को फिल कर दो। क्लियर है, यहाँ पे आपने उसको फिल कर दिया। ठीक, नॉर्मली डाल दिया उसको कंक्रीट को उसके अंदर ना। अब क्या होगा, यहाँ पे इसका जो बॉटम है ना, यहाँ पर एक तरह से आपके पास में एक गेट होता है, यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से गेट होता है। कंक्रीट को आपने सबसे ऊपर डाला, अब क्या करो, कंक्रीट को सबसे ऊपर डालने के बाद इस गेट को ओपन कर दो, इस गेट को क्या करो, ओपन करो। ये जो यहाँ पे बॉटम पे जो गेट है ना, इसको ओपन कर दो। ये जो मैंने यहाँ पर बनाकर दिखाया है, ये क्या है, एक तरह से गेट है। इस गेट को क्या करो, ओपन कर दो। जब आप इस गेट को ओपन करोगे तो होगा क्या, ये जो ऊपर कंक्रीट था ना, इस अपर कोनिकल होपर में जो कंक्रीट था, वो अपर कोनिकल होपर का कंक्रीट क्या करेगा, अपने वेट की वजह से नीचे आएगा। अपने वेट की वजह से वो क्या करेगा, कंक्रीट नीचे आएगा, और नीचे आने के बाद इस लोअर कोनिकल होपर में क्या कर जाएगा, फिल हो जाएगा। इस लोअर कोनिकल होपर में वो फिल हो जाएगा। अब आप क्या करो, कंक्रीट आपका ऊपर से इस अपर कोनिकल होपर से किस में आ चुका है, लोअर कोनिकल होपर में आ चुका है। अब क्या करो, लोअर कोनिकल होपर के बॉटम पर भी, लोअर कोनिकल होपर के बॉटम पर भी यहाँ पर एक क्या था, गेट था, यहाँ पर भी एक गेट था। इस गेट को ओपन कर दो, इस गेट को ओपन करो। अब ये जो कंक्रीट यहाँ पर जो था ना लोअर कोनिकल होपर में, वो अपने वेट की वजह से आएगा, वो अपने वेट की वजह से नीचे आएगा और आकर इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर फिल हो जाएगा, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर फिल हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस अभी तक आपको समझ में आया है। अब आप क्या करो, इस सिलेंडर में जो कंक्रीट आया है, ये जो कंक्रीट है ना जो इस सिलेंडर में आया, उस कंक्रीट को आप वेट कर लो W1। उस कंक्रीट को आप क्या कर लो, वेट कर लो, W1 बोल दिया आपने उसको, उसको आप वेट कर लो क्या, W1। अब ये जो W1 है, इस W1 का मतलब समझो, दैट W1 इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इस W1 को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, इसको हम कहते हैं। अब यहाँ पे हमने इस W1 को पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट कहा है, मतलब कि उस कंक्रीट का वेट जो कि पार्शियली कॉम्पैक्टेड है, मतलब आधी अधूरी कॉम्पैक्टेड स्टेट में है। अब यहाँ पर ये बताओ, ये कंक्रीट कॉम्पैक्ट कैसे हो गई, हमने तो यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं करा, तो ये कंक्रीट कॉम्पैक्ट कैसे हो गई जब हमने यहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं किया, तो हमने कोई यहाँ पे कॉम्पैक्शन थोड़ी करा है, ये खुद से खुद कॉम्पैक्ट कैसे हो गई बताइए। ये कैसे कॉम्पैक्ट हुई, बोलो। यस करेक्ट, फ्री फॉल, बिल्कुल बिल्कुल सही। देखिए क्या हुआ यहाँ पर ना, जब आपने कंक्रीट को, आपने क्या करा है, एक तरह से देखो कॉम्पैक्शन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं आपके पास में। आपने, बहुत से लोगों ने सॉइल मैकेनिक्स पढ़ रखी है ना, सॉइल मैकेनिक्स में आपको बताया था कि बहुत सारे तरीके होते हैं कॉम्पैक्शन करने के। रोलर यूज करते हो, वाइब्रेटर यूज करते हो,
रैमर्स यूज करते हो, आप क्या कर लो, कंक्रीट को ऊपर से नीचे गिरा दो किसी हाइट पे से, वो खुद से खुद कॉम्पैक्ट हो जाएगी। कॉम्पैक्शन में करना क्या, बेसिकली आपको पार्टिकल को एनर्जी तो देनी है ना, जिससे कि पार्टिकल पास पास आ पाए। कॉम्पैक्शन करके आप पार्टिकल को पास पास लेकर आना चाहते हो, पार्टिकल को पास पास आने से फ्रिक्शन रोक रहा है, आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए उनको एनर्जी देनी होती है। एनर्जी देने के बहुत सारे तरीके हैं, रैमर यूज कर लो, रोलर यूज कर लो, वाइब्रेटर यूज कर लो, हैमर यूज कर लो, ऊपर से नीचे गिरा दो उसको, वो भी तो एनर्जी दी आपने। उस एनर्जी को पार्टिकल यूज कर लेंगे टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन, उस एनर्जी को पार्टिकल यूज कर लेते हैं टू ओवरकम द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन। जस्ट इतना सा प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर भी आपने क्या करवाया, कंक्रीट को खुद से खुद कॉम्पैक्ट करवाया है। कैसे, उसको हमने फ्री फॉल करा दिया एक तरह से। सो सिंस ये कंक्रीट आपका पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है, ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट नहीं होगी। आप इतना खुद से समझो, क्या ये 100% कॉम्पैक्ट हो जाएगी? क्या ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हो सकती है? क्या ऊपर से नीचे गिरी है कंक्रीट, क्या ये पूरी तरह से कंप्लीटली कॉम्पैक्ट हो जाएगी, बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में आ जाएगी क्या अपनी? ऊपर से नीचे गिरने पे नहीं आ पाएगी ना, नहीं आ पाएगी। ठीक है, चलो। सो ये आपने नोट कर लिया W1। अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करो, नेक्स्ट क्या करो, इसी सेम कंटेनर को यूज करो, यही सेम कंटेनर यूज करो। W1 आपको समझ में आया? W1 क्या है? वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। सो आपने यहां से क्या करा, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपने यूज कर लिया। वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपने यूज कर, मतलब पता कर लिया आपने। अब आप क्या करो, इस पूरे का पूरा जो सिलेंडर था ना, ये जो सिलेंडर था, इस सिलेंडर को खाली कर दो। ये जो सिलेंडर था ना यहाँ पे बॉटम को, इस सिलेंडर को खाली करो। इनिशियली इसमें कौन था, इनिशियली इसमें पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट थी ना। अब आप इस सिलेंडर को खाली कर दो, इसको खाली करो। इसको खाली करने के बाद इसके अंदर कंक्रीट दोबारा से भरो। ठीक है, इसको खाली करने के बाद इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर दोबारा से कंक्रीट भरोगे। मैं अलग से बनाकर दिखा रहा हूँ। सिलेंडर को खाली किया, सिलेंडर को खाली कर दिया, है ना। सिलेंडर को हमने क्या कर दिया, खाली कर दिया। सिलेंडर को खाली करने के बाद क्या करोगे, इसके अंदर दोबारा से कंक्रीट फिल करोगे। इसके अंदर दोबारा से कंक्रीट को फिल करो, लेकिन इस बार जो कंक्रीट आप फिल कर रहे हो ना यहाँ पे, इस बार इस कंक्रीट में आप बहुत बेस्ट तरह से कॉम्पैक्शन खुद से खुद करोगे, विद द हेल्प ऑफ द रोड, विद द हेल्प ऑफ द रोड। बहुत प्रॉपर तरह से आप इसको कॉम्पैक्ट करके इसके अंदर डालोगे इस बार इस कंक्रीट को। तो आया समझ में, मतलब क्या है बोलने का, कि पहले हमने सेल्फ कॉम्पैक्ट करवाया कंक्रीट को, दूसरी बार हम क्या कर रहे हैं, इस सिलेंडर को खाली करके हमने इसके अंदर दोबारा से कंक्रीट भरी, लेकिन इस बार जो हम कंक्रीट यहाँ पे डालेंगे उसको हम बहुत अच्छे से कॉम्पैक्ट करके डालेंगे इसके अंदर। बेस्ट कॉम्पैक्शन जो आप कर सकते हो ना, उस तरह से आप यहाँ पे इस कंक्रीट को फिल करोगे इस बार। सो अब क्या होगा यहाँ पे, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट तो ऊपर था आपका W1। इस बार इस कंटेनर के अंदर जितना कंक्रीट आएगा ना, कब, जब आप इसको बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में फिल कर रहे हो, दैट विल बी कॉल्ड एज द W2। उसको आप क्या कहोगे, W2 कहोगे। एंड दैट विल बी कॉल्ड एज द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इसको कहेंगे वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। सो W1 वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, W2 क्या है, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है। अब ये मुझे बताओ, W2 का मीनिंग आया कि आपको समझ में, क्या मतलब है वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का? बताइए, W2 का मीनिंग आया समझ, क्या मतलब है? क्लियर है, चलो। सो नेक्स्ट यहाँ से आपको क्या पता लगा, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपने पता कर लिया, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट आपने पता कर लिया। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, इन दोनों वेट को पता, इन दोनों वेट के हेल्प से, विद दी हेल्प ऑफ दोनों वेट, इन दोनों वेट के हेल्प से आप क्या करोगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर पता करोगे। क्या पता करेंगे, कॉम्पैक्शन फैक्टर पता करेंगे। क्या होगा, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ fully compacted, weight of fully compacted concrete, and this is called as the compaction factor। इसको क्या बोलते हैं, compaction factor बोलते हैं। weight of partially compacted concrete divided by the weight of fully compacted concrete, that is called as the compaction factor of the concrete। important question है, पूछते हैं आपसे कि बताइए compaction factor क्या होता है। weight of the partially compacted concrete upon weight of the fully compacted concrete, इसको बोलते हैं हम weight of, इसको बोलते हैं compaction factor। अब इस कॉम्पैक्शन फैक्टर के बेसिस पे आप क्या जज करोगे, उसकी वर्केबिलिटी को जज करोगे। इसके कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू के बेसिस पर ही आप उसकी वर्केबिलिटी को जज करोगे। अब एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे पूछता हूँ, कॉम्पैक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, बताओ।
कॉम्पैक्शन फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा सकती है, बताएंगे जरा, बोलो खुद से कॉमन सेंस यूज करो, बताओ कहां तक मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है कॉम्पैक्शन फैक्टर की। यस 1, मैक्सिमम कहां तक जा सकते हैं, 1 तक जा सकते हैं, बिल्कुल। कैसे? क्योंकि पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट, उस सिलेंडर के अंदर आप मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कंक्रीट भर सकते हो, जितना आपने इस फुली कॉम्पैक्टेड स्टेट में भरा, बस। इससे ज्यादा कंक्रीट आपको उसमें थोड़ी फिल कर दोगे, क्योंकि आपने जो यहाँ पे वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट है ना, ये उस सिलेंडर के अंदर कंक्रीट है जब आपने उसको बेस्ट से बेस्ट स्टेट में कॉम्पैक्ट कर रखा है। तो जब उसमें जब कंक्रीट आपका बेस्ट से बेस्ट कॉम्पैक्टेड स्टेट में था ना, उस समय पे उस सिलेंडर के अंदर सबसे मैक्सिमम मैक्सिमम कंक्रीट आप फिल कर पाओगे। जब आप बेस्ट कॉम्पैक्शन करके कंक्रीट फिल कर रहे हो ना, उस कंडीशन में आप उसके अंदर मैक्सिमम कंक्रीट फिल कर पाओगे, मैक्सिमम वेट निकल कर आएगा उस कंडीशन में। सो पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट मैक्सिमम कहां तक हो सकता है, इसी के बराबर तो हो सकता है ना, इससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा कभी भी, इससे ज्यादा कभी नहीं हो पाएगा। सो कॉम्पैक्शन फैक्टर की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कहां तक जा सकता है, 1 तक जा सकता है। जनरली कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना रहेगा, 1 से कम रहेगा। जनरली कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना रहेगा, 1 से कम रहेगा। क्यों, खुद से सोच सकते हो कैसे। कभी भी पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट का वेट हमेशा कम ही रहेगा वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट से, क्योंकि कभी भी दोनों कॉम्पैक्शन का एक्सटेंट बराबर नहीं होगा। हमेशा पार्शियली कॉम्पैक्शन है मतलब आधा अधूरा कॉम्पैक्शन है, उस केस में जो वेट आएगा वो हमेशा कम निकल कर आएगा किससे, फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट के कंपैरिजन में। बोलिए जरा, क्लियर हुआ क्या है पॉइंट। मोस्टली 1 से हमेशा कम रहेगा, इक्वल टू 1 हो सकता है, मैक्सिमम से ज्यादा नहीं होगा। बताइए, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए क्या? क्लियर है, चलो। अब यहां से हम ये भी तो बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ने का मतलब क्या है। कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ने का मतलब है आपकी कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ रही है। कंक्रीट की वर्केबिलिटी बढ़ रही है, कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर बढ़ रहा है, कैसे? अगर आपका कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ रहा है, वेट ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट किसकी तरफ जाता जा रहा है, वेट ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट की तरफ जाता जा रहा है ना। मतलब कंक्रीट खुद से खुद बेस्ट कॉम्पैक्ट हो पा रहा है। अगर कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ेगा, कॉम्पैक्शन फैक्टर बढ़ने का मतलब क्या है आपका, ये न्यूमरेटर बढ़ रहा है, न्यूमरेटर बढ़ रहा है। और न्यूमरेटर बढ़ने का मतलब क्या है कि आपका कंक्रीट खुद से खुद क्या हो जा रहा है, कॉम्पैक्ट हो जा रहा है। आपका कंक्रीट खुद से खुद क्या हो जा रहा है, कॉम्पैक्ट हो जा रहा है, यही तो मतलब है। और कंक्रीट का खुद से खुद कॉम्पैक्ट होने का मतलब क्या है कि वो खुद से खुद फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम कर ले रहा है, वो खुद से खुद फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम कर ले रहा है। एंड खुद से खुद फ्रिक्शन के इफेक्ट को ओवरकम करने का मतलब क्या है, दैट इज हाईली वर्केबल, दैट इज हाईली वर्केबल, दैट इज हाईली वर्केबल। अच्छा वर्केबिलिटी है उस कंक्रीट की आपके पास में। सो ये कुछ पॉइंट आया आपको, इस कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू के बेसिस पे हम जज करेंगे किसको, अपनी कंक्रीट की वर्केबिलिटी को। ऑन द बेसिस ऑफ दैट कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू वी विल बी जजिंग, वी विल बी टेकिंग जजमेंट अबाउट द वर्केबिलिटी ऑफ द कंक्रीट। ठीक है, आया समझ में ये पूरा का पूरा मेथड क्या करना है इसके अंदर आपको। अब सुटेबिलिटी देख लेते हैं। सुटेबल होता है मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट के लिए, दैट मेथड इज सुटेबल फॉर मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट के लिए। ये वाला तरीका आपका सुटेबल रहता है। मीडियम टू लो वर्केबल कंक्रीट के लिए ये वाला मेथड आपका सुटेबल रहता है। अब मुझे ये बताओ, इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम है, बोलो कोई दिक्कत पूरे प्रोसेस में क्या करना है इस टेस्ट के अंदर, बोलिए। सबको क्लियर हुआ, क्लियर हुआ सबको? आप चाहें तो रीडिंग करके देख लीजिए अपने नोट्स में से एक बारी, नोट्स में आपका सब कुछ लिखा हुआ है, रीड करके देख सकते हैं। देखिएगा जरा नेक्स्ट, एक स्टेटमेंट लिखा है उसी में, नोट्स में एक स्टेटमेंट लिखा है, दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द कंक्रीट। दिस टेस्ट डिपेंड्स ऑन डिग्री ऑफ सेल्फ कॉम्पैक्शन अचीव्ड बाय द कंक्रीट व्हेन अलाउड टू फॉल फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ऐसा ही तो हो रहा है टेस्ट के अंदर। ये जो टेस्ट है वो किस चीज पर बेस्ड है, ये टेस्ट आपका इसी चीज पे तो बेस्ड हो रहा है ना कि भाई आपका कंक्रीट कितना सेल्फ कॉम्पैक्शन अचीव कर पा रहा है जब आप उसको एक प्रॉपर हाइट से नीचे गिरवा रहे हो। जब आप उसको एक प्रॉपर हाइट से नीचे गिरवा रहे हो तो वो खुद से खुद कितना कॉम्पैक्ट हो पा रहा है, इसी प्रिंसिपल पर तो ये टेस्ट हमारा बेस्ड है। आई थिंक अब आपको ये लाइन भी समझ में आ गई होगी, दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द डिग्री ऑफ द सेल्फ कॉम्पैक्शन अचीव्ड। कितना सेल्फ कॉम्पैक्शन आपका कंक्रीट अचीव कर पा रहा है जब आप उसको एक प्रॉपर हाइट से नीचे गिरवा रहे हो, तो ऐसा ही तो हो रहा है यहाँ पे। सो आई थिंक ये कॉम्पैक्शन फैक्टर आपको क्लियर हुआ होगा। आपने नोट्स देखा होगा तो नोट्स में आपके पास ये डायग्राम बना हुआ है एक्जैक्टली जो मैंने लास्ट पेज पे बनाया था, वो डायग्राम वहां पे बना हुआ है, डायग्राम वहां पे बना हुआ है। तो पूरा टेस्ट यहाँ पे आपका क्लियर हो जाता है। डायमेंशंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पे डायमेंशंस इंपॉर्टेंट होती है वहां पे मैं खुद से खुद आपको बता देता हूँ। क्लियर है, चलिए अब बताइए नेक्स्ट। चलिए अपना कोई दिक्कत है तो, अगर मतलब क्लियर है तो अपना नेक्स्ट टेस्ट पे मूव करते हैं। बोलिए जरा, थर्ड टेस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो सबको क्लियर है तो बताओ, आगे चलते हैं।
होपर का वॉल्यूम कितना होगा, होपर का वॉल्यूम कितना होगा, अलग अलग होपर की अलग अलग डायमेंशंस होती है। जो अपर होपर है उसकी डायमेंशन अलग रहेंगी सारी की सारी, लोअर होपर है उसकी डायमेंशन अलग रहेंगी, सिलेंडर जो है उसकी डायमेंशन अलग रहेंगी। इनकी एग्जैक्ट डायमेंशन अगर आपको रेफर करनी है, मैं आपको कोड में से फोटो खींच के भेज दूंगा, उसमें देख लेना कितनी कितनी डायमेंशन रहती है, उसके हिसाब से वॉल्यूम पता कर लेना, ठीक है। तीनों की डायमेंशन अलग अलग रहती हैं, अपर होपर अलग रहता है, लोअर होपर अलग रहता है, सिलेंडर अलग डायमेंशन का रहता है, ठीक है। मैं आपको एज इट इज कोडल डायमेंशन है वहां से फोटो खींच के भेज दूंगा आपकी, आप उसमें से देख लेना, उससे उसकी वॉल्यूम पता कर लेना, ठीक है। कर सकते हैं इतना काम, क्योंकि मैं इसको एग्जैक्टली ये क्वांटिटी ऑफ द मिक्स, क्वांटिटी ऑफ द मिक्स, क्वांटिटी ऑफ मिक्स, आप उस कंटेनर का जो बेसिकली सिलेंडर है आपका, उसको पूरी तरह से फिल कर रहे हो, पूरी तरह से फिल करने की कोशिश करोगे। जो अपर होपर है आपका, जितना अपर होपर का वॉल्यूम है उतना ही क्वांटिटी रखोगे मिक्स की, जितना होपर का वॉल्यूम है उतनी ही क्वांटिटी रखोगे मिक्स की, ठीक है। लेकिन अपर होपर की जितनी वॉल्यूम थी उतनी क्वांटिटी रखी आपने मिक्स की, लेकिन वही सेम वॉल्यूम लोअर होपर में नहीं जाएगी, समझो पॉइंट को। अपर होपर में, अपर होपर में जो क्वांटिटी आपने डाली वो सेम वॉल्यूम लोअर होपर में नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी बताओ, वही सेम वॉल्यूम लोअर होपर में नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी? कॉम्पेक्शन की वजह से, कॉम्पेक्शन की वजह से देखो क्या होगा ना, जो होपर है, हाँ बिल्कुल कॉम्पेक्शन की वजह से भी होगा, और कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसके होपर की सरफेस पे भी तो स्टिक हो जाएगा, उसके सरफेस पे भी तो चिपक जाएगी कुछ ना कुछ वॉल्यूम, कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसके सरफेस पे भी चिपक जाएगी। होपर, हाँ बिल्कुल भाई, होपर के साथ में एडिशन होगा ना, तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम उसके सरफेस पे चिपक जाएगी, तो एग्जैक्टली वही सेम क्वांटिटी वो नीचे नहीं जा पाएगी, ठीक है। देखो इस तरह की बहुत सारी डायमेंशन रहेंगी, जहां पे नेसेसरी है, नेसेसिटी जहां पे होती है, जहां से क्वेश्चन आता है, मैं खुद से खुद बता देता हूँ मैं। अब इन सारी डायमेंशन को रेफर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से खुद कोड रेफर करना पड़ेगा। बहुत सारे कोड हैं सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि मैं क्लियर कट आपसे बताऊं, मैं भी कोई ऐसा नहीं है कि सारी की सारी डायमेंशन अपने दिमाग में सेट करके बैठा हुआ हूँ, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने के लिए। तो वो चीज हम पढ़े ना जो हमारे से पूछी जाती है, वो चीज जो हमारे से पूछी नहीं जाती उसको क्यों याद करेंगे हम, जो हमारे से पूछा ही नहीं जाता है उसको क्यों याद करेंगे हम, ठीक है। इतनी सारी वैल्यूज हैं, इतनी सारी चीजें हैं, बिल्डिंग मटेरियल में आप देख ही चुके हो अभी तक कितनी वैल्यू आ चुकी है, तो सारी वैल्यू मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं याद करने की, है ना। अगर जरूरत है तो कोड में दे रखी है सारी की सारी चीजें, ठीक है। स्लम ये बेसिकली उसके लिए आप वो रेफर कर सकते हो, बट आपको भी उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो थर्ड मेथड आपके पास में क्या आएगा, सो द थर्ड मेथड विल बी व्हाट, थर्ड मेथड आपके पास में है कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट, वो सॉरी फ्लो टेबल टेस्ट। अब नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट मेथड इज, नेक्स्ट मेथड जो आपके पास में आ रहा है दैट इज फ्लो टेबल टेस्ट। सो द थर्ड टेस्ट है फ्लो टेबल टेस्ट, ये थर्ड मेथड है फ्लो टेबल टेस्ट। सो नेक्स्ट मेथड क्या है आपके पास में, फ्लो टेबल टेस्ट। इसका मतलब समझो क्या है फ्लो टेबल टेस्ट, देखिएगा। फ्लो टेबल टेस्ट, पहली बात तो ऑब्वियसली नाम में लिखा हुआ है फ्लो टेबल, मतलब कोई ना कोई टेबल भी होगी आपके पास में, उसके ऊपर आप कंक्रीट को फ्लो करवाओगे। कोई टेबल आपके पास में है, उस टेबल के ऊपर आप क्या करवाओगे, कंक्रीट को फ्लो करवाओगे। टेस्ट सुटेबल रहेगा वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए, वो कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत बहुत हाई होती है, उस वर्केबिलिटी उस कंक्रीट के लिए ये वाला टेस्ट हमारा सुटेबल रहेगा। वो कंक्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत बहुत हाई होती है, उसके लिए हमारे लिए, उसके लिए हमारे पास फ्लो टेबल टेस्ट सुटेबल होता है। सो फर्स्ट पॉइंट क्या आया, सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज फ्लो टेबल टेस्ट में जो आपके पास में आ रहा है, इट इज सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट। वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए आपका ये मेथड क्या रहता है, सुटेबल रहता है, ठीक है। अब देखिए क्या होगा इसमें, एपरेटस क्या रहेगा आपके पास में, एक फ्लो टेबल, आपके पास में क्या होगी, एक टेबल होगी, क्या होगी आपके पास में, एक टेबल होगी। एपरेटस की अगर हम बात करें तो क्या होगा एपरेटस में, आपके पास में एक टेबल होगी, ठीक है। टेबल का डायमीटर कितना रहेगा, लगभग 76 सेंटीमीटर के आसपास उसका डायमीटर रहेगा। अगर आप नोट्स ओपन करोगे, नोट्स में क्लियर कट वहां पर लिखा हुआ है, नोट्स को पढ़ो साथ साथ, देखो वहां पे लिखा है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, सुटेबल फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी, वेरी हाई वर्केबिलिटी कंक्रीट के लिए सुटेबल रहता है। दूसरा पॉइंट,
एपरेटस क्या रहेगा? एपरेटस रहेगा एक टेबल होगी जिसका डायमीटर कितना होगा 76 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, मतलब सर्कुलर शेप की टेबल रहेगी। आप समझ रहे होंगे डायमीटर है तो मतलब सर्कुलर शेप की है। डायमीटर कितना रहेगा? 76 सेंटीमीटर डायमीटर रहेगा। एक मेटालिक मोल्ड होगा फ्रस्टम शेप का, अभी जैसे आपने स्लम कोन टेस्ट में देखा था ना, इसी तरह से यहाँ पर भी एक मेटालिक मोल्ड होगा जिसकी शेप क्या रहेगी? फ्रस्टम। फ्रस्टम उसकी शेप रहेगी, फ्रस्टम के जैसा ही शेप होगा, जैसे सेम वहां पे था वैसी शेप यहाँ पे रहेगी, लेकिन यहाँ पर डायमेंशन अलग हो जाएंगी। इन दिस केस डायमेंशंस विल बी डिफरेंट। जो फ्रस्टम है उसकी डायमेंशन यहाँ पे अलग हो जाती है। डायमेंशन कैसी हो जाएंगी? उस फ्रस्टम का बॉटम डायमीटर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर यहाँ पे बॉटम डायमीटर हो जाता है। टॉप डायमीटर कितना होगा? 17 सेंटीमीटर विल बी द टॉप डायमीटर एंड हाइट कितनी होगी? 12 सेंटीमीटर। आया समझ में? क्या रहेंगे डायमेंशंस? सो टॉप कितना होगा? टॉप विल बी 17 सेंटीमीटर, दैट विल बी 17 सेंटीमीटर। बॉटम कितना होगा? दैट विल बी 25, दैट विल बी 25। यस, ये कितना होगा आपके पास में? दैट विल बी 25 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी होगी? हाइट होगी आपके पास में 12 सेंटीमीटर। ये रहेंगे डायमेंशन। तो क्या हुआ? बॉटम डायमीटर 25 सेंटीमीटर, टॉप डायमीटर 17 सेंटीमीटर, हाइट विल बी व्हाट? हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर। फ्लो टेबल, टेबल जो है उसका डायमीटर कितना है? 76 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। 76 सेंटीमीटर क्या है उसका डायमीटर है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे ना, टेबल है आपके पास में, टेबल के ऊपर ये फ्रस्टम शेप्ड मोल्ड रखा हुआ है। इमेजिन करो, डायग्राम देख लो, मैं यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ डायग्राम। टेबल है, उसकी डायमेंशन पता है, मोल्ड आपको पता है, उस टेबल के ऊपर क्या रखा हुआ है? फ्रस्टम शेप का वो मोल्ड रखा हुआ है। फ्रस्टम शेप का वो मोल्ड रखा हुआ है। अब आपने क्या करा है यहाँ पे ना, उस फ्रस्टम शेप मोल्ड के अंदर आप कंक्रीट को फिल करोगे। वो जो फ्रस्टम शेप का जो मोल्ड है उसके अंदर आप क्या करोगे? कंक्रीट को फिल करोगे। उसके अंदर आप क्या करोगे? कंक्रीट को फिल करोगे, लेकिन नंबर ऑफ लेयर्स 2 रहेंगे सिर्फ। यहाँ पे नंबर ऑफ लेयर कितने होते हैं? नंबर ऑफ लेयर विल बी 2। वहां पे 4 लेयर्स थे, यहाँ पे लेयर कितने होते हैं? यहाँ पे लेयर होते हैं 2 लेयर होते हैं। 2 लेयर होंगे, 2 लेयर होंगे यहाँ पे सिर्फ। यहाँ पे लेयर कितने होंगे? 2 लेयर होंगे एंड 2 लेयर होने के बाद आप उसको क्या करोगे? कॉम्पैक्ट भी करोगे। देखो यहाँ पे लेयर कितने हैं? 2 लेयर है। एक लेयर डाली आपने, एक लेयर डालने के बाद उसको कॉम्पैक्ट करा, दूसरी लेयर डाली, दूसरी लेयर डालने के बाद उसको कॉम्पैक्ट कर दिया। समझ रहे होंगे बात को? सो क्या है, कैसे हो रही है चीज? टेबल है, टेबल के ऊपर मोल्ड है, मोल्ड के अंदर आपने कंक्रीट को डाला। कितने लेयर्स में? 2 लेयर्स में डालोगे। एक लेयर डाली, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, दूसरी लेयर डाली, उसको फिर से कॉम्पैक्ट कर दिया। अब देखो होगा क्या, कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है जो इस टेस्ट में आप यूज कर रहे हो वो बहुत बहुत हाई है। उस कंक्रीट की वर्केबिलिटी जो आप इस टेस्ट के अंदर यूज कर रहे हो ना, दैट वर्केबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। नंबर ऑफ ब्लोज कितने रखेंगे? 25 ही रखेंगे। नंबर ऑफ ब्लोज तो सेम रहेंगे आपके, ठीक है, नंबर ऑफ ब्लोज आपके सेम रहेंगे। नंबर ऑफ ब्लोज विल बी सेम। क्लियर? देखिएगा क्या होगा। हाँ, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो कंक्रीट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो ना वो बहुत बहुत हाई वर्केबिलिटी वाली है। बहुत बहुत हाई वर्केबिलिटी वाली कंक्रीट आप यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो अब यहाँ पे क्या होगा ना, आप समझना बात। जैसे हाँ, जैसे क्या हुआ, यहाँ पे बॉटम पे टेबल थी, टेबल के ऊपर मोल्ड है, मोल्ड के अंदर कंक्रीट है। अब आपने क्या करा, अब आपने क्या करा, उस मोल्ड के अंदर कंक्रीट थी, 2 लेयर्स में आपने भर रखा है उसको। आप क्या करो, उस मोल्ड को वर्टिकली ऊपर उठा दो। जो मोल्ड है ना जिसके अंदर कंक्रीट भरी हुई है, उस मोल्ड को वर्टिकली ऊपर उठा दीजिए, वर्टिकली राइज कर दीजिए उस मोल्ड को, मतलब मोल्ड को पकड़कर ऊपर खींच लो। ठीक है, और जो कंक्रीट होगा वो कंक्रीट उस टेबल के ऊपर ही रखा रह जाएगा। आप समझ पाए होंगे, जैसे आपने स्लम टेस्ट के अंदर किया था ना, मोल्ड था, मोल्ड को ऊपर वर्टिकली राइज करा दिया था, फिर कंक्रीट सब्सिडाइज हो गया था साइड्स में। वैसे ही सेम यहाँ पर भी काम हो रहा है। टेबल के ऊपर मोल्ड है, मोल्ड में कंक्रीट है, मोल्ड में कंक्रीट जो था आपने क्या करा, मोल्ड को ऊपर खींच दिया, तो कंक्रीट क्या होगा, वहां पे टेबल के ऊपर अकेला कंक्रीट रखा रह जाएगा। अब आप क्या करोगे ना, अब आपको क्या करना है, वो जो टेबल थी हमारी, उस टेबल को विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल मेथड, विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिकल मेथड आप 15 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे, 15 नंबर ऑफ ब्लोज दोगे, या फिर ये बोलो कि 15 टाइम्स 15 सेकंड्स में, समझना बात को, 15 टाइम्स इन 15 seconds, 15 times in 15 seconds 12.5 mm हाइट तक लिफ्ट करा जाता है। समझो बात, कितना? मोल्ड है, मोल्ड के अंदर कंक्रीट था, आपने क्या करा, मोल्ड को ऊपर उठा दिया, टेबल के ऊपर अब क्या बच गया, कंक्रीट बच गया। अब ये सब होने के बाद आपने क्या करा, उस टेबल को 15 टाइम्स 15 सेकंड्स में, यानी कि 1 सेकंड में एक बार हो रहा है, 12.5 mm हाइट तक ऊपर राइज करवाया। मतलब क्या करवाया, राइज एंड फॉल कराया,
राइज एंड फॉल करवाया। समझ आ रही है बात? 15 टाइम्स 15 सेकंड्स में 12.5 mm हाइट तक राइज किया और फिर फॉल करा दिया, राइज किया फिर फॉल करा दिया, राइज किया फिर फॉल करा दिया। ऐसा कितनी बार करेंगे? 15 बार करेंगे 15 सेकंड्स में। ऐसा करेंगे 15 बार कितनी सेकंड्स में? 15 सेकंड्स में। क्लियर हो गई ये सबको चीज? यहां तक बताइए मुझे, यहां तक क्लियर है नहीं है सबको? कोई प्रॉब्लम है इसमें? यहां तक का पूरा प्रोसेस क्लियर हुआ? क्या कर रहे हैं? मैंने डायग्राम नहीं बनाया है यहाँ पे, डायग्राम आपका नोट्स में बना हुआ है, आप उससे देखना एक बारी। बोल दो। क्लियर है ना? अब देखो क्या हो रहा है। अब यहां से आप समझो, जब हमने टेबल को 15 टाइम्स 15 सेकंड्स में 12.5 mm हाइट तक राइज किया फॉल करवाया, राइज किया फॉल करवाया, राइज किया फॉल करवाया, तो होगा क्या ना, क्या होगा, क्या देखने को हमें मिलेगा? हमारे ऑब्जर्वेशन ये आएगी उसके बाद में कि जो हमारा इनिशियली, आप ये समझो, इनिशियली आपको जो कॉन्क्रीट का बॉटम है, इनिशियली जो कॉन्क्रीट का बॉटम है वो कैसा दिख रहा होगा? सर्कुलर दिख रहा होगा ना? कितना डायमीटर का? 25 सेंटीमीटर का। कैसे? जो फ्रस्टम की जो बॉटम साइड थी ना, फ्रस्टम की जो बॉटम साइड थी, फ्रस्टम की जो बॉटम साइड थी, कितनी थी फ्रस्टम की बॉटम साइड? फ्रस्टम की बॉटम साइड थी 25 सेंटीमीटर। तो जो फ्रस्टम की बॉटम साइड थी 25 सेंटीमीटर, उस फ्रस्टम के अंदर ही तो कॉन्क्रीट था। तो जितना फ्रस्टम की बॉटम साइड थी उतनी ही इनिशियली साइड किसकी रहेगी? कॉन्क्रीट की बॉटम की रहेगी। तो इनिशियली आपको उसका बॉटम कैसा दिखाई दे रहा होगा? मैं डायग्राम देखो यहाँ पे बनाकर दिखा रहा हूँ। इसको सर्कल बनाना है। इस तरह का कुछ दिखाई दे रहा होगा ना, सर्कुलर। कितनी साइड का? इसकी साइड की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितनी है आपके पास में? 25 सेंटीमीटर ये वैल्यू रहेगी। दैट वैल्यू विल बी 25 सेंटीमीटर। अब समझो बात को, जब आपने टेबल को इनिशियली तो राइज एंड फॉल कराने से पहले टेबल को आपको उसका बॉटम ऐसा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जब आपने टेबल को राइज एंड फॉल करवाया ना, तब क्या होगा? कॉन्क्रीट क्या करेगा? साइड्स में फैलने लग जाएगा। कॉन्क्रीट साइड्स में फैलने लग जाएगा और इसका जो सरफेस है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा ना। बताइए क्या ऐसा हो जाएगा क्या कॉन्क्रीट का सरफेस? बोलो, ऐसा हो जाएगा क्या कॉन्क्रीट का सरफेस फैलने के बाद? इनिशियली सर्कुलर था, फैलने के बाद क्या हो जाएगा? इस तरह का कुछ शेप हो जाएगा ना कॉन्क्रीट, जब टेबल पे फैल जाएगा। यस, देखिए अब क्या होगा। तो बस यही है, यहाँ से यही इसमें कॉन्सेप्ट था टेस्ट के अंदर। अब आपको क्या करना है ना, आपको वर्केबिलिटी बतानी थी। आपको क्या बताना है? वर्केबिलिटी बतानी थी। वर्केबिलिटी बताई जाएगी इन दी टर्म ऑफ द फ्लो परसेंट। वर्केबिलिटी बताई जाएगी इन टर्म्स ऑफ फ्लो परसेंट। फ्लो परसेंट के फॉर्म में आप क्या बताओगे? वर्केबिलिटी बताओगे। कैसे? आप यहाँ से क्या करो ना, इनिशियली डायमीटर कितना है? 25 सेंटीमीटर बॉटम डायमीटर है इनिशियली। इनिशियली बॉटम डायमीटर इज 25 सेंटीमीटर। आप यहाँ से क्या करो, एटलीस्ट एटलीस्ट 6 डायरेक्शंस में, समझना बात को, एटलीस्ट 6 डायरेक्शंस में ये डायमीटर मेजर करिए। एक ये डायमीटर आपने मेजर करा, दूसरा डायमीटर आपने ये मेजर कर लिया, तीसरा डायमीटर आपने ये मेजर कर लिया, फोर्थ डायमीटर आप कुछ भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, ये मेजर कर लिया फोर्थ। फिफ्थ डायमीटर आपने ये मेजर कर लिया, सिक्स डायमीटर आपने ये मेजर कर लिया। आया समझ में? सो इनिशियली डायमीटर कितना है? इनिशियली डायमीटर है 25। इनिशियली डायमीटर कितना है? 25। अब आप क्या करो, इसका डायमीटर क्या कर गया है? इंक्रीज कर गया, स्प्रेड हो चुकी है ना, क्योंकि कौन की डायमीटर क्या कर गया? स्प्रेड कर गया है। क्या करो, एटलीस्ट 6 डायरेक्शंस में कहीं से भी ये डायमीटर मेजर कर लो। एक डायमीटर, दूसरा डायमीटर, तीसरा डायमीटर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 ऑब्जर्वेशन ले लो डायमीटर की। उन 6 ऑब्जर्वेशन का क्या निकाल लो? एवरेज डायमीटर निकाल लो। उन 6 ऑब्जर्वेशन को लेके क्या कर लो? एक एवरेज वैल्यू पता कर लो। उन 6 ऑब्जर्वेशन को लेकर क्या करो? एक एवरेज वैल्यू पता कर लो। किसकी? डायमीटर की। 6 ऑब्जर्वेशन को लेकर क्या करो? एक एवरेज वैल्यू पता कर लो डायमीटर की। कैसे? D1, D2, D3, D4, D5, D6 डिवाइडेड बाय 6। एवरेज डायमीटर आ गया क्या आपके पास में? और ये एवरेज डायमीटर किसका आया? स्प्रेड कंक्रीट का डायमीटर आया, जो कि क्या कर चुकी है? स्प्रेड कर चुकी है, जो कि स्प्रेड कर चुकी है, टेबल के ऊपर फैल चुकी है। उसका एवरेज डायमीटर आ गया क्या आपके पास स्प्रेड कंक्रीट का?
एवरेज डायमीटर स्प्रेड कंक्रीट का, ये बताओ मुझे, जो एवरेज डायमीटर रहेगा स्प्रेड कंक्रीट का, क्या वो 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कम निकल कर आएगा? इसकी जानकारी दो मुझे, बताओ जरा। एवरेज डायमीटर जो आप निकालोगे वो 25 से ज्यादा निकल कर आएगा, कम निकल कर आएगा? बोलिए। ज्यादा, बिल्कुल। सो ये चीज समझ में आती है ना, क्या निकल कर आएगा वो डायमीटर? 25 से ज्यादा निकल कर आएगा। अब क्या कर लो, फ्लो परसेंट पता कर लो। क्या करो यहां से, फ्लो परसेंट पता करो, फ्लो परसेंट पता करिए, फ्लो परसेंट पता करो। क्या होगा फ्लो परसेंट? स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर, दैट विल बी स्प्रेड डायमीटर इन सेंटीमीटर माइनस 25 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 25 इंटू 100%। अब ये बताओ, क्या इस फॉर्मूले से आपने ये निकाल दिया कि हमारे कंक्रीट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है डायमीटर का? क्या ये फॉर्मूला आपको इसकी जानकारी दे रहा है कि आपके कंक्रीट में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है डायमीटर में? कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है डायमीटर में, क्या आपको उसकी जानकारी मिल रही है इस फॉर्मूले से? बता दीजिए जरा। यस। और यही जो है, यही क्या है? फ्लो वैल्यू है। दैट इज कॉल्ड एज द फ्लो वैल्यू ऑफ द कंक्रीट। इसी को क्या कहते हैं? फ्लो वैल्यू कहते हैं। इसी को कहते हैं फ्लो वैल्यू। अब जितना ज्यादा फ्लो वैल्यू होगा, आपका कंक्रीट उतना ही ज्यादा फैल रहा है, उतना ही ज्यादा फैल रहा है, उतना ही ज्यादा वर्केबल है, उतना ही ज्यादा वर्केबल कंक्रीट आपका है। सो इस तरह से आइडिया लगा लेते हैं। सुटेबल होगा फॉर वेरी वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट, जो कि बहुत ज्यादा फैल जाएगा ग्राउंड के ऊपर, टेबल के ऊपर। इसकी जो वैल्यूज है ना, वैल्यू वेरी कर सकती है कहां से? फ्लो परसेंटेज जो है वो वेरी कर सकता है, 0 से 150 तक जा सकती है इसकी वैल्यू। इसकी वैल्यू आपको 0 से 150 तक देखने को मिल सकती है, 0 से 150 तक आपको इसकी वैल्यू देखने को मिलती है। सो ये आता है टेस्ट में। अब बता दो मुझे, कोई प्रॉब्लम हो तो इस टेस्ट में क्या करना है, कैसा प्रोसेस होगा, किस तरह से रहेंगी चीजें, क्लियर है सबको? बोल दीजिए। सो सबको क्लियर है कैसे करा इसमें, मतलब क्या करा, कैसे टेस्टिंग करी, किस तरह से वर्केबिलिटी की जानकारी ली आपने? सो फ्लो परसेंटेज आपको निकालना होता है। ठीक है, चलिए देखो। अब राइट अप जो है, आप अपने नोट्स ओपन करके देखना, जो मैंने भेजी हुई है फाइल, उसमें बहुत सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। वहां पे प्रॉपर डायग्राम भी आपको बनाकर दे रखा है। जो जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जो जो इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, ऑब्जर्वेशन है, वो सारी आपको लिख के दे रखी है वहां पे, वो सारी वहां पे लिखी हुई है। तो आप जस्ट उसको एक बार रीड कर लेना। सो कॉन्क्रीट इज फिल्ड इन 2 लेयर्स। कॉन्क्रीट को फिल करेंगे 2 लेयर्स में। When the mold is completely filled, it is lifted in vertically upward direction. जब मोल्ड आपका पूरी तरह से भर जाता है, उसको वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप उठा देते हो। And the table is raised and dropped. Table is raised and dropped by 25 by 12.5 mm by 12.5 mm height 15 times in 15 seconds, which causes the concrete to flow over the table. जिससे कि कंक्रीट क्या कर जाती है? फ्लो कर जाती है टेबल के ऊपर। ये करना है टेस्ट के अंदर। आया ना समझ में क्या करना है टेस्ट में? चलिए अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे। सो द नेक्स्ट मेथड जो हमको डिस्कस करना है, दैट इज वीबी मेथड। वीबी मेथड है नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज वीबी मेथड। नेक्स्ट ऑफ द मेथड इज वीबी मेथड। अच्छा, एक बात आपको पता होगा ना कि आज शाम से आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग का भी बैच शुरू हो रहा है। मेरे ख्याल से अनाउंसमेंट किया होगा शायद ग्रुप पे। ग्रुप पे अनाउंसमेंट आया होगा ना। सो जियो टेक का भी बैच शुरू हो रहा है। इवनिंग में 7:30 से टाइमिंग रहेगा उसका, 7:30 से स्टार्टिंग से होगा। यस, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा। सब्जेक्ट बिल्कुल स्टार्टिंग से होगा, 0 लेवल से एकदम। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको रिवाइज करना हो, या जिसको कोई कॉन्सेप्ट दोबारा समझना हो, तो वो भी बैठ सकता है आगे। कुछ लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले, कुछ लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है ना। जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें कोई कॉन्सेप्ट अगर रिवाइज करना हो तो वो आके बैठ सकते हैं उसमें। बाकी जिस तरह की आपकी ऑफलाइन की कंडीशन मैंने देखी थी बाद में, लॉकडाउन से जस्ट पहले जिस तरह की मैंने ऑफलाइन की कंडीशन आपकी देखी थी,
जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, तो मुझे लगता है आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं था उस समय। आपको भी पता होगी वो चीजें। ऑफलाइन जस्ट जब हमारा बंद हुआ था लॉकडाउन से जस्ट पहले, मैं आपसे फॉर्मूले पूछता था क्लास में, कोई फॉर्मूले आपको याद नहीं थे किसी भी तरह के। तो अगर चाहो तो रिवाइज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। पूरा बिल्कुल फ्रेश स्टार्टिंग है, 0 लेवल से शुरू होगा सब्जेक्ट। ठीक है, ओके चलो। सो नेक्स्ट मेथड आता है आपके पास में क्या, वीबी मेथड। क्या करना है देखो, वीबी मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं अबाउट द वीबी मेथड। क्या करना है इसके अंदर, देखिए क्या करना है। वीबी मेथड क्या होगा इसमें, अ, सबसे पहले समझिए वीबी मेथड के बारे में। सुटेबल होता है फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी कॉन्क्रीट के लिए। वो कॉन्क्रीट जिसकी वर्केबिलिटी बहुत बहुत कम होती है, उसके लिए ये वाला मेथड सुटेबल रहता है। दैट कॉन्क्रीट विच इज हैविंग वेरी वेरी लो वर्केबिलिटी, उसके लिए ये वाला मेथड आपका सुटेबल रहेगा। बहुत लो वर्केबिलिटी वाले कॉन्क्रीट के लिए ये वाला मेथड सुटेबल रहता है। सो हर एक मेथड की सुटेबिलिटी आ रही है। वेरी हाई फ्लोटेबल टेस्ट, वेरी लो वीबी टेस्ट, मीडियम टू हाई स्लम टेस्ट, मीडियम टू लो कॉम्पेक्शन फैक्टर टेस्ट। इस तरह से सुटेबिलिटी आई है आपके पास में ना। ओके देखो, इसमें क्या बताया, वर्केबिलिटी बहुत बहुत कम रहेगी कॉन्क्रीट की, वेरी लो है, तब आप इस मेथड को यूज करोगे। करना क्या है मेथड के अंदर समझिए पहले तो। एपरेटस क्या रहता है इस मेथड में, एपरेटस रहेगा आपके पास में मोल्ड, फ्रस्टम शेप का मोल्ड, जैसा आपने स्लम्प में यूज किया था। स्लम्प टेस्ट में आपने मोल्ड यूज किया था ना, एग्जैक्टली सेम टू सेम मोल्ड है, सेम डायमेंशन है। वो मोल्ड जो आपने स्लम टेस्ट में यूज करा था, फ्रस्टम शेप का जो था, जिसकी डायमेंशन 20, 10 एंड 30 सेंटीमीटर थी ना, वही सेम मोल्ड आप यहाँ पे यूज करोगे। सेम मोल्ड होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर है। क्या करना है, वो जो मोल्ड है ना आपका, वो जो मोल्ड है आपके पास में, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे। क्या होगा यहाँ पर, एक सिलेंडर है ऐसे, समथिंग लाइक दिस। आपके पास में क्या रहेगा, एक सिलेंडर रहेगा। ठीक है, एक सिलेंडर होगा आपके पास ना। इस तरह से देखिएगा, ऐसा एक सिलेंडर है आपके पास। ठीक है, सिलेंडर है। इस सिलेंडर के अंदर आपने क्या करा ना, वो जो सेम मोल्ड आपके पास जो स्लम टेस्ट के अंदर था ना, वही सेम मोल्ड आपने इसके अंदर वो प्लेस कर दिया। वही सेम मोल्ड आपने क्या करा यहाँ पर, इसके अंदर प्लेस करवा दिया। अब जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, वही सेम मोल्ड आपने इसके अंदर प्लेस कर दिया। और अब ये जो आपका ये जो सिलेंड्रिकल असेंबली है ना, ये जो सिलेंड्रिकल असेंबली है, दैट इज प्लेस्ड ओवर अ टेबल। ये किसके ऊपर रखी हुई है, ये एक टेबल के ऊपर रखी हुई है। आया क्या समझ किस तरह से हो रहा है। सिलेंडर था, क्या था आपके पास में, एक सिलेंडर था। ये है हमारे पास में, दैट इज सिलेंडर। ये सिलेंडर है, ये क्या है आपके पास में, मोल्ड है। वही जो फ्रस्टम में आपने मोल्ड यूज किया था ना, उसमें सॉरी स्लम कोन में जो अपने स्लम मेथड में जो आपने मोल्ड यूज किया था, वही सेम मोल्ड है। सेम डायमेंशन है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम डायमेंशन जो आपने स्लम टेस्ट में यूज करा था, उसी की जैसे डायमेंशन है। ये क्या है, एक टेबल है, दैट इज एक्चुअली ये टेबल। आप क्या करोगे, इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर ये जो मोल्ड है ना, कॉन्क्रीट को फिल करोगे सेम वे में जैसे आपने स्लम टेस्ट में फिल किया था। कॉन्क्रीट को फिल कर दिया, इसके अंदर क्या करा, कॉन्क्रीट को फिल कर दिया, उसको कॉम्पैक्ट कर दिया, एक्जैक्टली सेम तरह से जैसे आपने वहां पे किया था, कॉन्क्रीट को फिल करा। अब क्या करोगे, कॉन्क्रीट को फिल कर दिया यहाँ पे अच्छी तरह से, जैसे सेम स्लम टेस्ट नहीं करा था। स्लम टेस्ट में और इसमें जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है आपको समझ में आ जाएगा। मोल्ड सेम रखा, सेम डायमेंशन है, यहाँ पे कॉन्क्रीट को फिल करा एक्जैक्टली सेम तरह से जैसे आपने स्लम टेस्ट में किया था। अब क्या करो ना, इस तरह से ये यहाँ पे क्या रहते हैं, हैंडल्स रहते हैं इसको पकड़ने के लिए। इसको पकड़कर ऊपर उठा दो, इस मोल्ड को क्या करो, पकड़कर यहाँ से ऊपर उठा दीजिए। तो मोल्ड को क्या किया, यहाँ से फ्रस्टम जो है इसको ऊपर उठा दिया। आपको क्या दिखाई देगा, सिंपल। अब खाली यहाँ पे कॉन्क्रीट है, अब ये क्या है, खाली कॉन्क्रीट बचा हुआ है ना, इस तरह से यहाँ पे, क्योंकि फ्रस्टम को तो ऊपर उठा दिया आपने। अंदर कॉन्क्रीट स्पेसिमेन बच जाएगा सिर्फ, जो किस शेप में होगा, फ्रस्टम शेप में ही तो होगा ना वो स्पेसिमेन। उस फ्रस्टम, उस स्पेसिमेन की जो शेप रहेगी, दैट विल बी फ्रस्टम एक्चुअली।
जब आपने फ्रस्टम शेप में उसको डाला था तो उसकी शेप भी कैसी बन जाएगी, फ्रस्टम की ही बन जाएगी। अब आप क्या करो ना, ये जो टेबल है इस टेबल को वाइब्रेशंस देना शुरू करो। इस टेबल, ये वाइब्रेटिंग टेबल होती है एक्चुअली में, इस टेबल्स में वाइब्रेशन प्रोवाइड करवाए जाए। ये वाइब्रेशन देंगे हम इस टेबल में, वो वाइब्रेशन किस में ट्रांसफर होंगे, इस सिलेंडर में ट्रांसफर होंगे। जब वो वाइब्रेशन इस सिलेंडर में ट्रांसफर होंगे ना, जब वो वाइब्रेशन इस सिलेंडर में ट्रांसफर होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन ट्रांसफर हुए किस में, सिलेंडर में। इसकी वजह से क्या होगा, आपका ये जो फ्रस्टम शेप का जो स्पेसिमेन था ना, फ्रस्टम शेप का जो स्पेसिमेन था वो धीरे 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 किसकी शेप लेना शुरू कर देगा, वो धीरे धीरे आपका इस सिलेंडर की ही शेप लेना शुरू कर देगा। वो धीरे धीरे आपका इस सिलेंडर की ही शेप लेना शुरू कर देगा। ऐसा ही तो होगा। अब देखो जरा, जब आपने कितना टाइम, बेसिकली कितना टाइम उस फ्रस्टम शेप के स्पेसिमेन को, लिसन टू द पॉइंट वेरी केयरफुली, कितना टाइम उस फ्रस्टम शेप के स्पेसिमेन को, इनिशियल शेप कैसी थी, फ्रस्टम थी, कितना टाइम उस फ्रस्टम शेप के स्पेसिमेन को इस सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने के लिए लगा। आप देखोगे तो बाद में वो जो फ्रस्टम शेप का स्पेसिमेन था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सिलेंडर में तो कन्वर्ट हो जाएगा ना, वाइब्रेशन की वजह से वो फैलेगा। फैलने के बाद क्या होगा, वो सिलेंडर में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा, होने लग जाएगा। सो कितना टाइम उस फ्रस्टम शेप के स्पेसिमेन ने सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने के लिए लगाया, सिलेंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने के लिए लगाया, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द वीबी टाइम। उसको क्या कहते हैं हम, वीबी टाइम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द वीबी टाइम, उसको वीबी टाइम कहते हैं। एंड इस टाइम के बेसिस पे ही, जो वीबी टाइम है ना, इस वीबी टाइम के बेसिस पे ही आप अपनी कॉन्क्रीट की वर्केबिलिटी को जज करते हो। ये बताओ, जितना ज्यादा टाइम लगेगा, जितना ज्यादा टाइम लगेगा कौन ये फ्रस्टम शेप के स्पेसिमेन को सिलेंडर में कन्वर्ट होने के लिए, वर्केबिलिटी उतनी ज्यादा है या कम है, हायर इज द टाइम, मोर इज द वर्केबिलिटी और लेसर इज द वर्केबिलिटी, बताइए इसका, बता दो। लेसर, यस करेक्ट, बिल्कुल। सो पूरा प्रोसेस आया समझ में कि क्या करना है। बस यही मेथड था, यही टेस्ट है, इससे ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। सो क्या करना है, कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बता देता हूं। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास जो जो है, तरीका तो आपको समझ में आ ही गया है। सुटेबल फॉर वेरी लो वर्केबिलिटी, वेरी लो वर्केबिलिटी के लिए सुटेबल रहता है। दूसरा, कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्क्रीट, कैन नॉट बी यूज फॉर कॉन्क्रीट हैविंग वर्केबिलिटी मोर देन, हैविंग वर्केबिलिटी मोर देन कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्लम्प वैल्यू ऑफ 50, हैविंग वर्केबिलिटी मोर देन कोरस्पॉन्डिंग टू ए स्लम्प वैल्यू ऑफ द 50। एक स्टेटमेंट है आपके पास, देखो, अगर अगर कोई कॉन्क्रीट है आपकी जिसकी वर्केबिलिटी लेट अस सपोज 50 mm स्लम्प वैल्यू से ज्यादा है, देखो स्लम्प वैल्यू सपोज 50 mm है, आप उसको कुछ एक पर्टिकुलर बोलोगे कि भाई लो वर्केबिलिटी है, हाई वर्केबिलिटी है, वेरी लो है, कुछ भी बोलोगे ना। अगर आपके कॉन्क्रीट की स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज्यादा है ना, उसके लिए आप इस मेथड को यूज नहीं करोगे। अगर आपके कॉन्क्रीट की स्लम्प वैल्यू, वर्केबिलिटी स्लम्प वैल्यू से चेक करने पे 50 mm से ज्यादा आ रही है, इफ दिस स्लम्प वैल्यू इज मोर देन 50 mm फॉर दैट कॉन्क्रीट यू विल नॉट यूज दैट मेथड, इस मेथड को आप यूज नहीं करोगे। स्लम्प वैल्यू अगर 50 mm से ज्यादा है उसके लिए आप इस मेथड को यूज नहीं करोगे। आया समझ में स्टेटमेंट? क्योंकि स्लम्प वैल्यू 50 से ज्यादा होने पे ना आपका कॉन्क्रीट मीडियम वर्केबिलिटी वगैरह में ट्रांसफर होने लग जाता है। एंड ये वाला मेथड किसके लिए सुटेबल है, लो के लिए सुटेबल है, ये तो लो के लिए सुटेबल है ना, वेरी लो के लिए, तो वो मीडियम में कन्वर्ट होने लग गया। लेकिन ये मेथड सुटेबल रहता है वेरी लो वाले के लिए, तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, अगर स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज्यादा होती है तो उसके लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, वीबी मेथड को यूज नहीं करेंगे। क्लियर है? एपरेटस एक मेटालिक मोल्ड है हैविंग सेम डायमेंशंस एज ऑफ स्लम्प टेस्ट, सिलिंड्रिकल कंटेनर प्लेस्ड ओवर ए वाइब्रेटिंग टेबल। सर इस मेथडोलॉजी में करने से पहले स्लम्प टेस्ट करना पड़ेगा, इस मेथड को करने से पहले स्लम्प टेस्ट करना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता एक्चुअली में, ऐसा इसलिए नहीं होता है, अभी उसका रीजन आपको खुद से समझ में आ जाएगा। देखो जैसे क्या होता है, जैसे सपोज मैं कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहता हूँ, जैसे हम सपोज कोई भी कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमें ऑलरेडी पता होता है कि भाई अगर हम रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं तो रोड की कंस्ट्रक्शन के लिए हमें वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट लगभग, लेट अस सपोज अभी वो स्पेसिफिक वैल्यूज भी आएंगी आपके पास, 25 से 50 mm के बीच में होनी चाहिए, वर्केबिलिटी की वैल्यू 25 से 50 mm के बीच में होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली वेरी लो वर्केबिलिटी है, यानी कि जो हमारा पर्पस है उस पर्पस में रिक्वायरमेंट किस कॉन्क्रीट की है, वेरी लो वर्केबिलिटी वाले कॉन्क्रीट की रिक्वायरमेंट है। समझो पॉइंट को, हमें कंस्ट्रक्शन में यूज करने से पहले ऑलरेडी पता होता है कि इस कंस्ट्रक्शन में हमें कितनी वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं कोई मास कॉन्क्रीटिंग कर रहा हूं कहीं पे,
मास कॉन्क्रीटिंग में मुझे बहुत बहुत लो वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत लो वर्केबिलिटी की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे मुझे। तो अगर मुझे वहां पे ऑलरेडी पता है कि मेरी जो कॉन्क्रीट आएगी वो बहुत बहुत लो वर्केबिलिटी की रहेगी, तो मैं ऑटोमेटिकली जजमेंट लगा सकता हूँ कि हाँ स्लम्प वैल्यू इसकी 50 से कम ही निकल कर आएगी खुद से खुद। आया समझ में पॉइंट? कंस्ट्रक्शन करने से पहले पता होता है कि इसकी वर्केबिलिटी लगभग हमें चाहिए कितनी। तो आपको ऑलरेडी, हाँ आया समझ, मेरा क्या मतलब है कि वर्केबिलिटी चाहिए कितनी आपको ऑलरेडी पता होता है। आपको पता होता है कि मास कॉन्क्रीटिंग अगर आप कर रहे हो तो आपको 10 to 25 mm के बीच में वर्केबिलिटी चाहिए। 10 to 25 mm का मतलब है बहुत बहुत लो वर्केबिलिटी। तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है स्लम वैल्यू कर, स्लम टेस्ट करके उसको पता करने की, आप डायरेक्टली वी भी टेस्ट कर लो। और इनफैक्ट अगर आपने स्लम टेस्ट कर भी लिया ना, अगर आपने स्लम टेस्ट कर भी लिया तो आप उस स्लम्प वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक वीबी टाइम रिपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए मैं भी आपको बताऊंगा। सारी वैल्यूज आपस में इंटरलिंक्ड हैं। अभी एक टेबल आएगी आपके पास में, उस टेबल में हर एक स्लम्प वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक वीबी टाइम स्पेसिफाई करा गया है। हर एक स्लम्प वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग एक कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर स्पेसिफाई करा गया है। ठीक है, सो क्या रहेगा? हाँ, सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है जो कि प्लेस्ड होता है किसके ऊपर? एक वाइब्रेटिंग टेबल के ऊपर प्लेस्ड होता है वो। अब क्या करना है? प्लेस कंक्रीट, आपने कंक्रीट को प्लेस करा किसके अंदर? फ्रस्टम शेप मोल्ड के अंदर। जो फ्रस्टम शेप का जो मोल्ड है उसके अंदर आपने कंक्रीट को फिल कर दिया है। अब क्या होगा? वो मोल्ड किसके अंदर रखा हुआ है? एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, नाउ द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंक्रीट स्पेसिमेन, द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कंक्रीट स्पेसिमेन। अब वो कंक्रीट स्पेसिमेन किस शेप का है इनिशियली? दैट शेप इज इनिशियली फ्रस्टम शेप का है। वो इनिशियली किस शेप का है? फ्रस्टम शेप का है। दैट कंक्रीट स्पेसिमेन इनिशियली इज ऑफ द फ्रस्टम शेप। सो जो टाइम लग रहा है उस कंक्रीट के स्पेसिमेन को जो कि फ्रस्टम शेप में है इनिशियली, सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने के लिए, सिलिंड्रिकल शेप में कन्वर्ट होने के लिए उस टाइम को हम क्या कहते हैं? दैट टाइम इज कॉल्ड एज अ वीबी टाइम। उसको हम कहते हैं वीबी टाइम कहते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो दिस टेस्ट, इस टेस्ट में बेसिकली क्या होगा? द टाइम रिक्वायर्ड बाय द cylindrical, the time required by the frustum shaped specimen to get converted into the cylindrical shape is noted and that time is called as a VB time। उसी के बेसिस पे आप वर्केबिलिटी बताओगे। VB टाइम आपको नोट करना पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको हर एक टेस्ट के ये पता होने चाहिए कि रिजल्ट किस किस फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हैं। हर जगह पे जब भी हम कहीं पे टेस्ट पढ़ाते हैं ना, हाईवे में टेस्टिंग पढ़ाई, आपको सॉइल में टेस्टिंग पढ़ाई, बीएम में टेस्टिंग पढ़ा रहे हैं, हर जगह पे ये चीज जरूर पता करते हैं कि किस टेस्ट का रिजल्ट आप किस फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हो। इस टेस्ट के जो रिजल्ट होंगे ना, वीबी टाइम टेस्ट के रिजल्ट, मुझे बताएगा कोई इस टेस्ट के रिजल्ट किस फॉर्म में आप रिपोर्ट करोगे? मतलब किस यूनिट में रिपोर्ट करोगे? किस यूनिट में आप इस टेस्ट के रिजल्ट्स को रिपोर्ट करोगे? सेकंड्स में, यस करेक्ट। इस टेस्ट के जो रिजल्ट्स होंगे ना, दैट विल बी रिपोर्टेड इन द सेकंड्स। सेकंड्स में आप इसको रिपोर्ट करोगे। स्लम टेस्ट के रिजल्ट्स, स्लम टेस्ट के रिजल्ट्स, स्लम टेस्ट के रिजल्ट किस में रिपोर्ट करोगे? एमएम में, यस एमएम। कॉम्पैक्शन फैक्टर के रिजल्ट्स कॉम्पैक्शन फैक्टर वैल्यू के टर्म्स में। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट के रिजल्ट कॉम्पैक्शन, यस नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगी, बिल्कुल बस रेशियो होगा वो एक तरह से ना। फ्लो परसेंट, फ्लो परसेंट, अलग अलग फॉर्म में रिपोर्ट कर रहे हो सबके रिजल्ट्स, अलग अलग फॉर्म में। एक का सेकंड में, एक का एमएम में, एक का कोई यूनिट नहीं है, फ्लो परसेंट हो गया ना। चलिए, वीबी टाइम बढ़ा, वीबी टाइम अगर आपका इंक्रीज करेगा, वर्केबिलिटी क्या करेगी? वर्केबिलिटी विल डिक्रीज, वर्केबिलिटी विल डिक्रीज। रिजल्ट बताए इन द फॉर्म ऑफ द सेकंड्स के फॉर्म में रिजल्ट्स बताए हैं आपने। अब मुझे ये बता दो, इन चारों में से, इन चारों में से चार टेस्ट डिस्कस कर चुके ना, इन चारों में से सबसे कम वर्केबिलिटी वाले कंक्रीट के लिए कौन सा टेस्ट यूज करेंगे? वेरी लो के लिए कौन सा है? वेरी लो के लिए वीबी, यस। वेरी हाई के लिए, वेरी हाई के लिए, वेरी हाई के लिए फ्लो, यस करेक्ट, फ्लो आ जाएगा, फ्लो आ जाएगा ना, फ्लो टेबल, फ्लो टेबल आ जाएगा बिल्कुल। अब मीडियम टू लो के लिए कॉम्पैक्शन फैक्टर, मीडियम टू हाई के लिए क्या यूज कर लो? स्लम टेस्ट यूज कर लो। मीडियम टू हाई के लिए क्या यूज कर लीजिए? स्लम टेस्ट यूज कर लीजिए, स्लम टेस्ट यूज कर लीजिए। क्लियर है? चलो, सो ये चीजें आती हैं समझ में ना। चार टेस्ट आपके डिस्कस हो चुके हैं, 4 टेस्ट वी हैव डिस्कस्ड। ठीक, हर एक टेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है आपको पता लग चुके होंगे। क्वेश्चन हर पॉइंट से आते हैं, क्वेश्चन करके देखो घर पे जाके, है ना। क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए,
तो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट डिस्कस, अच्छा हाँ अब इस पे आइए जरा। आप अपने नोट्स में आपको एक टेबल बनाकर दे रखी है, नोट्स में एक टेबल बनी हुई है ना, आई थिंक वो सबको टेबल मिल गई होगी जिसमें 4-5 कॉलम बने हुए हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्लम्प, वीबी डिग्री, है ना, कॉम्पैक्शन फैक्टर। सबके पास वो टेबल आ गई है, सबके पास है ना टेबल अवेलेबल, टेबल अवेलेबल सबके पास में है, ओके सबके पास में टेबल अवेलेबल है, ठीक है, सबके पास में टेबल अवेलेबल है। देखो इस टेबल से ऑब्जर्वेशन लो, ओपन करो टेबल को सब लोग। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, फर्स्ट कॉलम में लिखा है डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, सेकंड कॉलम में लिखा है कंसिस्टेंसी, थर्ड कॉलम में लिखा है स्लम्प वैल्यू, एमएम में लिखी हुई है, फोर्थ में लिखा है वीबी टाइम, वीबी डिग्री बोल सकते हो, वीबी टाइम बोल दो, किस यूनिट में, सेकंड्स में है वो। सो वीबी डिग्री किस यूनिट में लिखी हुई है, सेकंड में लिखी हुई है, SEC लिखा है मैंने वहां पे सिंपल, पूरा कंप्लीट सेकंड नहीं लिखा हुआ है, खुद से कुछ समझ लेना। पता है ना वीबी टाइम के रिजल्ट किस में बताते हैं, उस टेस्ट के सेकंड्स में बताते हैं, तो वो क्या लिखा है, सेकंड लिखा है। स्लम्प है MM में, कॉम्पैक्शन फैक्टर है लास्ट में, लास्ट में कॉम्पैक्शन फैक्टर, समझिए बात को। अब डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी में 5 पॉइंट्स हैं आपके पास, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई, 5 आ गए, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई आ गई। चलो अब नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी, नेक्स्ट क्या आता है आपके पास में, कंसिस्टेंसी आता है। अब ये टेबल, पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्यों है टेबल, वो टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये टेबल इंपॉर्टेंट इसलिए है, इस टेबल से आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो 4 to 5 क्वेश्चंस आपको इस टेबल से मिल जाएंगे, इस टेबल से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। क्या पूछते हैं, द स्लम्प वैल्यू ऑफ द कॉन्क्रीट इज 0 to 25, क्या बोलेंगे उस कॉन्क्रीट को, वेरी लो, लो, मीडियम, हाई, क्या बोलेंगे, पूछेगा आपसे। द स्लम्प वैल्यू ऑफ द कॉन्क्रीट इज 25 to 50 mm, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होगा, उसकी वैल्यू बता दो। पूछेगा आपसे, स्लम्प वैल्यू 25 से 50 mm तक है, इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होगा, उसकी वैल्यू बता दो। आपसे पूछेगा स्लम्प वैल्यू है 50 से 100, इसके कोरस्पॉन्डिंग वीबी टाइम की वैल्यू बता दीजिए कितनी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए। तो मैंने अभी आपको बताया था, इनफैक्ट ये सारे के सारे पैरामीटर रिलेटेड है आपस में। अगर आपको स्लम्प वैल्यू पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि इसका वीबी टाइम लगभग कितना निकल कर आना चाहिए। जैसे स्लम्प है 25 से 50, वीबी टाइम होगा 6 से 12 सेकंड के बीच में, कॉम्पैक्शन फैक्टर होगा 0.8 से 0.85 के बीच में। इस तरह से रिलेट कर सकते हो सारे के सारे पैरामीटर्स को। बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं फ्रॉम दिस टेबल, 4 to 5 क्वेश्चन आपको इस टेबल से मिल जाएंगे, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछ रखे हैं, अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे होंगे। तो क्या है यहाँ पे, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई, है ना। अब देखो एक्सट्रीमली लो के कोरस्पॉन्डिंग स्लम्प कितना रहेगा, 0 रहेगा, एक्सट्रीमली लो के कोरस्पॉन्डिंग स्लम्प कितना है, 0 है, वेरी लो 0 से 25 तक दे रखा है, 25 से 50 तक दे रखा है, आगे मीडियम में कितना दे रखा है, 50 से 100 तक दे रखा है, हाई में कितना दे रखा है, 100 से 175 तक दे रखा है, 175 तक दे रखा है। आया समझ में। एक ऑब्जर्वेशन आप कर पा रहे होंगे, जैसे जैसे स्लम्प वैल्यू बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे स्लम्प वैल्यू बढ़ती जा रही है, वर्केबिलिटी क्या होती जा रही है, स्लम्प वैल्यू बढ़ रही है, वर्केबिलिटी क्या करती जा रही है, वर्केबिलिटी जैसे जैसे स्लम्प की वैल्यू बढ़ती जा रही है, वर्केबिलिटी इंक्रीज कर रही है, वर्केबिलिटी इंक्रीज करती जा रही है, ऑब्जर्वेशन आती है। दूसरा, दूसरा आया वीबी टाइम पे, वीबी टाइम पे है, हर एक स्लम्प वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग आपको वीबी टाइम मेंशन कर रखा है। स्लम्प वैल्यू 0 है, वीबी टाइम इतना होगा। स्लम्प वैल्यू 0 से 25 तक है, वीबी टाइम 10 12 से 20 सेकंड तक होगा। स्लम्प वैल्यू 25 से 50 तक है, वीबी टाइम 6 से 12 तक होगा। स्लम्प वैल्यू 100 से 175 तक है, वीबी टाइम इतना होगा। अब एक बात देखो, जैसे जैसे नीचे मूव करते जा रहे हैं, वीबी टाइम कम होता जा रहा है, वीबी टाइम कम होता जा रहा है, वर्केबिलिटी क्या करती जा रही है, वीबी टाइम कम हो रहा है, वर्केबिलिटी क्या करती जा रही है, बताइए। वीबी टाइम कम होता जा रहा है, वर्केबिलिटी बढ़ती जा रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशन निकल कर आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। वीबी टाइम बढ़ेगा, वर्केबिलिटी कम हो रही है, वीबी टाइम बढ़ रहा है, वर्केबिलिटी कम हो रही है, इनवर्स रिलेशन निकल कर आ रहा है, दोनों इनवर्स है। क्लियर है। चलो कॉम्पैक्शन फैक्टर, सबके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर मेंशन कर रखा है। क्वेश्चन मैंने आपको बताया किस किस तरह से आए हुए हैं,
आपको दे देगा स्लम्प वैल्यू लिख के, पूछेगा इसके कोरस्पॉन्डिंग कॉम्पेक्शन फैक्टर बता दीजिए कितना होता है। आपको देगा कि कॉम्पेक्शन फैक्टर की वैल्यू इतनी है, बताइए आपका कॉन्क्रीट कौन सी वर्केबिलिटी कंडीशन में है, लो में है, वेरी लो में है, किस में है, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन। देखो ऑब्जर्वेशन करके, जैसे जैसे नीचे मूव करते जा रहे हो ना, जैसे जैसे नीचे मूव करते जा रहे हो, वर्केबिलिटी क्या करती जा रही है, कॉम्पेक्शन फैक्टर बढ़ता जा रहा है, नीचे मूव करते हुए वर्केबिलिटी भी क्या कर रही है, बढ़ती जा रही है, वर्केबिलिटी बढ़ती जा रही है, डायरेक्ट रिलेशन निकल कर आ रहा है। इनफैक्ट ये पॉइंट हमने डिस्कस भी करा थे उस टाइम पे कि स्लंप बढ़ेगा वर्केबिलिटी बढ़ेगी, कॉम्पेक्शन फैक्टर वैल्यू बढ़ेगी वर्केबिलिटी बढ़ेगी, वीबी टाइम बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी कम होगी, वीबी टाइम बढ़ेगा तो वर्केबिलिटी कम होगी। अब ये देखो कॉम्पेक्शन फैक्टर में ना, कॉम्पेक्शन फैक्टर में सबसे लास्ट वाले कॉलम में बताइए मुझे क्या वैल्यू लिखी हुई है, एक बार ही बता दीजिए जरा। कॉम्पेक्शन फैक्टर वाली लाइन में सबसे लास्ट में क्या वैल्यू लिखी है, एक बार बताइए जरा, एक बार कंफर्म कर दो क्या वैल्यू लिखी हुई है। कॉम्पेक्शन फैक्टर में सबसे लास्ट वाली वैल्यू कितनी लिखी हुई है? यस बिल्कुल 0.95 से, ठीक है सबको दिख रहा है ना, 0.95 से 1 के बीच में। एक्चुअली में क्या हुआ ना, पीडीएफ जब बनाई थी तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो 1 आपको विजिबल नहीं हो पाएगा। पीडीएफ जब बनाई थी मैंने तो उससे ऐसा लगा मुझे उस टाइम पे कि शायद आपको वो 1 विजिबल नहीं हो पा रहा, इसलिए मैंने वो कंफर्म करवाया कि सबको विजिबल हो रहा है ना, 0.95 से 1 तक है, क्योंकि मैक्सिमम तो 1 ही हो सकता है, ठीक है 1 तक हो सकता है। अब आगे क्या है, आगे क्या है आपके पास में देखो, एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली लो के कोरस्पॉन्डिंग आइए। अब आप एक बात बताओ मुझे, कंसिस्टेंसी पढ़ा है आपने? कंसिस्टेंसी सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ रखा है, कंसिस्टेंसी आपने कंसिस्टेंसी पढ़ रखा है ना सॉइल मैकेनिक्स में। जिन लोगों ने सॉइल पढ़ रखी है उन्होंने कंसिस्टेंसी पढ़ा हुआ होगा, जिन्होंने सॉइल नहीं पढ़ रखी है वो लोग अभी पढ़ लेंगे, जिन्होंने कंसिस्टेंसी नहीं पढ़ा हुआ है वो अभी जब रिसेंटली सॉइल शुरू हो रहा है आज तो उसमें पढ़ लेना आप उसको। हर एक के कोरस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंसी स्टेट भी मेंशन कर रखी है। कंसिस्टेंसी का मतलब आप जानते हो ना, कंसिस्टेंसी मैंने आपको कहां पर बताया था, सीमेंट में भी बताया था स्टार्टिंग में। कंसिस्टेंसी क्या बताता है आपको, स्टेट जानने में हेल्प करता है कि हमारा जो सीमेंट है वो किस स्टेट में है, प्लास्टिक स्टेट में है, ड्राई स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, फ्लूइड स्टेट में है, किस स्टेट में आपका सीमेंट है, ये जानने में हेल्प करता था ना। कंसिस्टेंसी बढ़िया चीज हमने बताई थी कंसिस्टेंसी जब पढ़ाया था वहां पे। मतलब कंसिस्टेंसी जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ रखा ना टॉपिक, उन लोगों को भी जब सीमेंट में सेटिंग टाइम बताया था ना, जिस समय पे कंसिस्टेंसी टेस्ट पढ़ाया था सीमेंट में, वहां पर बताया गया था कि कंसिस्टेंसी का सिग्निफिकेंस क्या होता है, ये हमें स्टेट जानने में हेल्प करता है, बताया था ना। तो आपको ये बताया गया है कि भाई अगर वेरी लो है, वेरी लो के कोरस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंसी स्टेट रहेगी वेरी ड्राई, लो के कोरस्पॉन्डिंग कंसिस्टेंसी स्टेट रहेगी ड्राई। अगर आपकी वर्केबिलिटी मीडियम है तो आप उसको प्लास्टिक स्टेट में बोलते हो, अगर वर्केबिलिटी हाई निकल कर आ रही है आप उसको सेमी फ्लूइड बोलते हो, अगर एक्सट्रीमली लो निकल कर आ रही है आप उसको मॉइस्ट अर्थ बोलते हो। इस तरह से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। कैसे? स्लंप वैल्यू आपको लिख के दे रखी है 0 है, क्या क्वेश्चन है, स्लंप वैल्यू है 0, आपको दिया हुआ है स्लंप वैल्यू है 0, इसकी कंसिस्टेंसी स्टेट बता दीजिए, ये क्वेश्चन है, मॉइस्ट अर्थ बोलते हैं उसको। कंसिस्टेंसी वैल्यू है 50 से 100 के बीच में, उसकी कंसिस्टेंसी बता दीजिए, प्लास्टिक बोलते हैं उसको। इनके मीनिंग आपको पता लग जाएंगे धीरे धीरे, प्लास्टिक का मतलब क्या होता है पता भी होगा, प्लास्टिक का तो मतलब क्या होता है। सो मुझे बताओ कि यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये टेबल याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन आ चुके हैं, इससे कई क्वेश्चन आ चुके हैं, इसलिए बताइए आपको यहाँ पर, क्योंकि हर एक पॉइंट जो भी मैं क्लास में बताऊंगा हर पॉइंट से आपके लिए क्वेश्चन रखा हुआ है प्रीवियस ईयर्स में, ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जिससे आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई देगा। बहुत क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन है, कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिससे क्वेश्चन नहीं आ रखे। छोटी से छोटी चीज भी अगर मैं क्लास में डिस्कस कर रहा हूँ हर पॉइंट से आपके पास क्वेश्चन आ रखा है। बता दीजिए जरा सब लोग क्लियर है नहीं है? बोल दो। ओके चलो फिर, सो ये बात करें इसके बारे में। अब आप आ जाओ कहाँ पे, अब आइए पीडीएफ जो कल भेजी थी ना उसके फर्स्ट पेज पर आओ, जो कल पीडीएफ भेजी थी उसके फर्स्ट पेज पर आइए, जो कल पीडीएफ भेजी थी उसके फर्स्ट पेज पर आ जाइए, जहां से टॉपिक कॉन्क्रीट स्टार्ट कर रखा है हमने, जहां से टॉपिक कॉन्क्रीट स्टार्ट कर रखा है वहां पर फर्स्ट पेज पर आ जाओ। आइए जरा, ओपन कर लिया ना सबने? ओपन कर लिया सबने?
चलिए देखिए अब जरा, अब समझो आराम से ना। देखो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बात हम। सबसे पहले कंक्रीट लिखा हुआ है, कंक्रीट होता क्या है वही डिफाइन किया है। सबसे पहले डिफाइन किया गया है कि कंक्रीट क्या होता है। ऑलरेडी आपको पता है, पहली क्लास में मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको यही बताया था, अगर कंक्रीट क्या होता है, कॉम्बिनेशन बेसिकली इसका कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस बाइंडिंग मटेरियल प्लस वाटर। आपको ये भी बता रखा है टू फेज सिस्टम होता है, एक होता है एग्रीगेट फेज, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है पेस्ट फेज। पेस्ट फेज को ही मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आगे आएगा ये वर्ड दोबारा। जो पेस्ट फेज होता है ना, पेस्ट फेज जो होता है इसी को मैट्रिक्स भी कहा जाता है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द मैट्रिक्स। इसी को मैट्रिक्स भी कहते हैं, मैट्रिक्स आगे आएगा ये वर्ड, आगे मैट्रिक्स आगे भी आएगा, ठीक है। तो पेस्ट फेज हो गया या फिर मैट्रिक्स, कौन आता है इसमें, वाटर प्लस सीमेंट, वाटर प्लस सीमेंट, क्लियर है। सीमेंट प्लस वाटर क्या होता है, पेस्ट फॉर्म करता है। सीमेंट प्लस वाटर क्या फॉर्म करता है, पेस्ट फॉर्म करता है। पर्पस क्या रहता है इसका, पर्पस आपको ऑलरेडी पता है, पर्पस भी आपको पता है। पर्पस क्या होता है सीमेंट प्लस वाटर का, सीमेंट प्लस वाटर का पर्पस क्या होता है, देखो कोर्स एग्रीगेट, फिर फाइन एग्रीगेट, फिर सीमेंट प्लस वाटर, सीमेंट प्लस वाटर। कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड्स बनेंगे, कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड बनेंगे उनको कौन फिल कर देगा, उनको फाइन एग्रीगेट फिल कर देगा। कोर्स एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड बनेंगे उनको फाइन एग्रीगेट फिल कर देगा। एंड फाइन एग्रीगेट के अंदर जो वॉइड्स बनेंगे ना, उनको कौन फिल करेगा, उनको फिल करेगा आपका सीमेंट प्लस वाटर। उनको फिल करेगा कौन, सीमेंट प्लस वाटर। ये चीज आपको पता है। कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में कौन, फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के वॉइड्स को कौन फिल करेगा, सीमेंट प्लस वाटर फिल करेगा। दूसरी बात, ये तो एक फंक्शन डिस्कस करा, दूसरा फंक्शन क्या होता है, सीमेंट प्लस वाटर जो है ना, सीमेंट प्लस वाटर लुब्रिकेट करेगा, किसको, लुब्रिकेट करेगा किसको, सरफेस को, किसके सरफेस को, कोर्स एग्रीगेट प्लस फाइन एग्रीगेट के सरफेस को, इनको लुब्रिकेट करेगा, इनको लुब्रिकेट करेगा। तो दो फंक्शन आपके पास में निकल कर आए। पेस्ट एक्चुअल में कितना पेस्ट है, पेस्ट ही एक्चुअली इनके सरफेस को लुब्रिकेट करता है, पेस्ट ही एक्चुअली इनके सरफेस को लुब्रिकेट करता है। लुब्रिकेशन करेगा पेस्ट, वर्केबिलिटी रिड्यूस करने में हेल्प करवाएगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज करवाने में हेल्प करवाएगा। जितना ज्यादा लुब्रिकेशन हो जाएगा ना, उतना कम फ्रिक्शन होगा, जितना ज्यादा लुब्रिकेशन उतना कम फ्रिक्शन, उतना ज्यादा वर्केबिलिटी। जितना ज्यादा पेस्ट अवेलेबल होगा उतना ज्यादा लुब्रिकेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, उतना कम फ्रिक्शन आपको देखने को मिलेगा, उतना ज्यादा वर्केबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, उतना ज्यादा वर्केबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। सो कोर्स एग्रीगेट के वर्ड्स में फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के वर्ड को फिल कर देगा सीमेंट प्लस वाटर। सीमेंट प्लस वाटर पेस्ट होता है, पेस्ट के दो काम है, पहला काम वॉइड फिल करता है फाइन एग्रीगेट के अंदर जो है उनको, दूसरा काम क्या करता है, कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के सरफेस को लुब्रिकेट करता है। कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के सरफेस को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है। लुब्रिकेशन होगा, फ्रिक्शन रिड्यूस होगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, ये काम आता है। बोल दो एक बार जरा, दोनों के फंक्शन क्लियर है ना, क्या फंक्शन होता है पेस्ट का वो हमें क्लियर है। दूसरी बात एक और सुनो, एग्रीगेट फेज 75% तक कंट्रीब्यूट करता है कंक्रीट का वॉल्यूम में। जो कंक्रीट का जो टोटल वॉल्यूम होता है ना, उसका लगभग 75% में सिर्फ कौन होता है, एग्रीगेट ही होता है। कंक्रीट का टोटल वॉल्यूम का 75% कॉन्ट्रीब्यूशन कौन देता है, एग्रीगेट ही देता है। 25% के आसपास कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है, 25 से 30% तक मान सकते हो आप, पेस्ट फेज का रहता है। 70 to 75% कॉन्ट्रीब्यूशन किसका रहता है, एग्रीगेट फेज का। 25 से 30% कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है पेस्ट फेज का टोटल कंक्रीट की वॉल्यूम में। ये चीज आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ऑल दिस थिंग्स आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, मैं सारी चीजें डिस्कस कर चुका हूँ उससे पहले। तो बताओ मुझे जिनके फंक्शन क्लियर हुए नहीं हुए, बता दीजिए एक बार, बताओ। तो सीमेंट प्लस वाटर फिल्स दी वॉइड ऑफ फाइन एग्रीगेट, ये क्या करता है, फाइन एग्रीगेट के वॉइड को फिल करता है एंड कोट द सरफेस ऑफ द, एंड कोट द सरफेस ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट, और उनके कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन एग्रीगेट के सरफेस को कोट करता है एंड बाइंड देम टुगेदर, और उनको एक साथ आपस में क्या करता है, बाइंड करता है, और उनको क्या करता है आपस में बाइंड कराता है, बाइंड करवाता है आपस में, ठीक है। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट, फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट, जो कंक्रीट अभी जस्ट आपने फ्रेश करी है, एकदम मिक्स करा है आपने कंक्रीट को, वो वेट स्टेट में होगी ना। फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट मतलब जिसको जस्ट अभी आपने मिक्स किया है वो वेट स्टेट में होगी, उसको आप ग्रीन कंक्रीट भी बोल सकते हो। तीन वर्ड आए निकलकर, कौन कौन से वर्ड आए, फ्रेशली मिक्स्ड प्लस बोल दो, या फिर वेट कंक्रीट बोल दो, या फिर
प्लास्टिक कंक्रीट बोल दो या फिर ग्रीन कंक्रीट बोल दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, कुछ भी बोल सकते हो। फ्रेशली मिक्स्ड कंक्रीट जिसको जस्ट आपने अभी मिक्स किया है, वेट कंक्रीट, गीली कंक्रीट, अभी जस्ट पानी डाला है उसके अंदर। प्लास्टिक कंक्रीट, प्लास्टिक स्टेट में है ऑब्वियसली, जब इनिशियल स्टेज में किस में रहेगी, प्लास्टिक कंडीशन में तो रहेगी ना, उस समय आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, वो मना नहीं करेगी बिल्कुल भी। ग्रीन कंक्रीट, ग्रीन कंक्रीट भी फ्रेशली मिक्स कंक्रीट को ही बोलते हैं। ग्रीन कंक्रीट भी किसको बोलते हैं, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट को ही बोलते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे नोट्स में, फ्रेशली मिक्स कंक्रीट बिफोर सेट, सेट होने से पहले इज कॉल्ड एज द वेट और ग्रीन कंक्रीट। बोलो क्लियर हुआ है नहीं हुआ, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए अब देखिए जरा, आपके पीडीएफ में थर्ड या फोर्थ पेज पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी। इस टॉपिक पर आइए, पीडीएफ जो भेजी थी उसमें थर्ड या फिर फोर्थ पेज पे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी हेडिंग लिखी हुई है। तो वर्केबिलिटी को डिस्कस कर लेते हैं, तो कर रहे हैं तो इस टॉपिक को एटलीस्ट फिनिश करने की कोशिश करते हैं ना। थर्ड या फोर्थ पेज पे हेडिंग लिखी है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, उस वाले पेज पर आ जाओ। मिल गया सबको? पीडीएफ में थर्ड या फोर्थ पेज पे होगा। हेडिंग है फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, मिल गया ना सबको? मिला सबको? मिला है नहीं मिला? हाँ वही, मतलब फोर्थ पेज पे, फिफ्थ पे होगा शायद, कोई बात नहीं। पेज नंबर फिफ्थ, पेज नंबर 5 पे है। मिला ना फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, सबको मिल गया? आ गया ना? चलो ठीक है, देखो इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी के बारे में समझो। कौन से फैक्टर्स हैं जो वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन आप करोगे आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे बहुत सारे इस पे, इस वाले पार्ट पे भी। क्या है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिस जो कि वर्केबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट फैक्टर उठाते हैं, फर्स्ट फैक्टर उठाते हैं एडमिक्सचर्स। एडमिक्सचर्स, इसमें कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है क्या? एडमिक्सचर्स में कुछ समझाने की रिक्वायरमेंट है? बताइए। एडमिक्सचर अगर आए आपके सामने, क्या इसमें कुछ भी बताने की रिक्वायरमेंट है कि कैसे एडमिक्सचर वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है? बोल दो। कुछ भी बताने की रिक्वायरमेंट है एडमिक्सचर के बारे में कि कैसे वर्केबिलिटी को अफेक्ट करता है? ऑलरेडी आपको पता है कैसे। प्लास्टिसाइजर्स, हाँ प्लास्टिसाइजर्स, बेसिकली कई सारे एडमिक्सचर्स थे ना आपके पास में। प्लास्टिसाइजर्स था, प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, सुपर प्लास्टिसाइजर्स, एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स, एयर एंड ट्रेनिंग एडमिक्सचर्स। ऑलरेडी आपको पता है सबके इफेक्ट, सबके बारे में पता है आपको, तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने की, सब आप जानते हो। सेकंड आया, सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर क्या है? सरफेस टेक्सचर, टेक्सचर, टेक्सचर क्या बताता है? टेक्सचर के बारे में पहले ये बताओ, क्या बताता है टेक्सचर? क्या क्या बताता है टेक्सचर आपको? किस चीज को रिप्रेजेंट करता है टेक्सचर? बता दीजिए जरा एक बार। सरफेस कैसा है? यस, सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है? सरफेस स्मूथ है या फिर रफ है, इस चीज को बताता है आपको टेक्सचर। अब खुद से समझ जाओगे आप। सरफेस स्मूथ है, अब मैं पूछूंगा बताते चलना, बस सारी चीजें आप खुद से खुद बता दोगे, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, एक भी पॉइंट मैं नहीं बताऊंगा आपको यहाँ पे, सारे पॉइंट आप खुद बता दोगे। सरफेस स्मूथ है
है ना, सरफेस स्मूथ है, वर्केबिलिटी ज्यादा होगी कम होगी? वर्केबिलिटी ज्यादा कम? ज्यादा। सरफेस स्मूथ वर्केबिलिटी ज्यादा, सरफेस स्मूथ वर्केबिलिटी ज्यादा, बिल्कुल। स्मूथ टेक्सचर्ड वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी, स्मूथ टेक्सचर्ड वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी। क्लियर है पॉइंट? रफ टेक्सचर्ड, रफ है, यस बिल्कुल। स्मूथ टेक्सचर्ड, लेस फ्रिक्शन, मोर वर्केबिलिटी। स्मूथ टेक्सचर्ड, लेस फ्रिक्शन, मोर वर्केबिलिटी। एंड अगर रफ टेक्सचर है तब क्या होगा? रफ टेक्सचर, लेस वर्केबिलिटी। रफ टेक्सचर्ड, मोर फ्रिक्शन, लेस वर्केबिलिटी। क्लियर है? रफ टेक्सचर्ड, मोर फ्रिक्शन, लेस वर्केबिलिटी। रफ टेक्सचर्ड, मोर फ्रिक्शन, लेस वर्केबिलिटी। क्लियर है? चलिए आया, सेकंड आ गया ना। मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ कुछ भी क्योंकि नोट्स में आपके लिखा हुआ है, समझा दे रहा हूँ ना। तो क्या हुआ, स्मूथ या फिर रफ, इसमें क्या होगा? वर्केबिलिटी बढ़ेगी, इसमें क्या होगा? वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, वर्केबिलिटी का वेरिएशन देख रहे हैं ना, यहाँ पे बढ़ जाएगी, यहाँ पे कम हो जाएगी। क्यों? फ्रिक्शन वाला पॉइंट। रीजन कैसे रिलेट कर सकते हो? फ्रिक्शन। कैसे रिलेट करोगे? फ्रिक्शन के थ्रू। थर्ड पॉइंट क्या है? थर्ड पॉइंट शेप। शेप बोल दीजिए, मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन क्या है? राउंडेड। बताओ, ज्यादा कम? वर्केबिलिटी ज्यादा है कम? ज्यादा, यस बिल्कुल। वर्केबिलिटी ज्यादा, हाई। वर्केबिलिटी क्या रहेगी? हाई रहेगी, हाई वर्केबिलिटी। क्यों? रीजन, रीजन भी बता दो, रीजन भी तो बताओ, रीजन भी तो बताइए, क्या रीजन होगा? ग्लाइड कर जाएंगे, ग्लाइड कर जाएंगे, ग्लाइड कर जाएंगे, ग्लाइड कर जाएंगे। कॉन्टेक्ट एरिया, यस, कॉन्टेक्ट एरिया बिल्कुल। कॉन्टेक्ट एरिया कम, लेस फ्रिक्शन। फ्रिक्शन से रिलेट कर लो, सिंपल, कैसे भी रिलेट कर लो जैसे मन करे। फ्रिक्शन कम मिलेगा, क्यों? लेस कॉन्टेक्ट एरिया। रीजन क्या है? लेस कॉन्टेक्ट एरिया। सारे पॉइंट आपको ऑलरेडी पता है तो कोई बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या होगा? राउंडेड यूज करोगे वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी, राउंडेड यूज करोगे ज्यादा वर्केबिलिटी मिलेगी। दूसरा केस एंगुलर। एंगुलर बताओ, यस सरफेस एरिया लेस। हाँ एंगुलर का बताइए, एंगुलर में वर्केबिलिटी ज्यादा कम? लेस वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी? लेस हो जाएगी। क्यों होगी कम? रीजन, रीजन आपको बताया ही है। फ्रिक्शन हो सकता है, कॉन्टेक्ट एरिया हो जाएगा, सरफेस एरिया रीजन आ जाएगा, सब रीजन आ जाएंगे। लेस वर्केबिलिटी बट स्ट्रेंथ इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट। लेस वर्केबिलिटी बट स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही है। स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। स्ट्रेंथ का भी डिस्कशन नहीं कर रहे थे तो इसलिए स्ट्रेंथ के रेफरेंस में अभी कुछ नहीं बोला, सिर्फ वर्केबिलिटी की बात कर रहे थे तो इसलिए वर्केबिलिटी के रेफरेंस में बता दिया। तो एंगुलर में हो जाएगा कम। सो बताओ, तीनों फैक्टर क्लियर हो गए ना? इन तीनों फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। तीनों फैक्टर्स में किसी को कोई डाउट हो तो बोलो, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो, आगे चलते हैं फिर। चलिए नेक्स्ट है फोर्थ, फोर्थ पैरामीटर ग्रेडिंग। ग्रेडिंग बताइए, दो ऑप्शन है। फर्स्ट, वेल ग्रेडेड। इसके बारे में बता दो, वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी? मोर वर्केबिलिटी। वेल ग्रेडेड मोर वर्केबिलिटी। वेल ग्रेडेड है तो वर्केबिलिटी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी, वर्केबिलिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है चलो, रीजन बताओ, क्या रीजन है? इसका रीजन इनफैक्ट मैंने डिस्कस कर रखा है आपसे क्लास में। आई हैव डिस्कस द रीजन इन द क्लास, क्लास में मैंने इसका रीजन जो है वो डिस्कस कर रखा है। बताइए जरा एक बार, क्या रीजन रहेगा? वेल ग्रेडेड हाई वर्केबिलिटी क्यों मिलती है? ड्यू टू लेस वॉइड्स मोर पेस्ट इज अवेलेबल, बिल्कुल सही है। फ्री सीमेंट पेस्ट मोर अवेलेबल, बिल्कुल सही है। देखो क्लियर है, कैसे? अभी तो बताया था इसका रीजन, लुब्रिकेशन इफेक्ट मोर। इसका जस्ट रीजन मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था। मैंने आपको क्या बताया था कि कोर्स एग्रीगेट होंगे ना,
कोर्स एग्रीगेट है, ये सब क्या है, कोर्स एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है। कोर्स एग्रीगेट के वॉइड में कौन आएंगे, इनके वॉइड में आएंगे फाइन एग्रीगेट। इनके वॉइड्स में कौन आएंगे, इनके वॉइड्स में आएंगे फाइन एग्रीगेट। इनके वॉइड्स में कौन आएंगे, सीमेंट एंड वाटर। इनके वॉइड्स में कौन आएगा, सीमेंट एंड वाटर। इनके वॉइड्स में आ गया कौन, सीमेंट एंड वाटर। क्लियर है, सीमेंट एंड वाटर आ गया, वाटर भी तो आएगा, तो वाटर दिखाओ ना यहाँ पर, ये वाटर भी तो आएगा, ये वाटर आ गया, ये यहाँ पे वाटर आ जाएगा। क्लियर है, अब क्या होगा, सो ये क्या है आपका, सीमेंट प्लस वाटर है, ये है सीमेंट प्लस वाटर, ये है आपके पास सीमेंट प्लस वाटर। ये क्या था, कोर्स एग्रीगेट था, एंड ये क्या था आपके पास में, ये था आपके पास में फाइन एग्रीगेट। क्या हुआ, कोर्स एग्रीगेट के वॉइड्स में फाइन एग्रीगेट आए, फाइन एग्रीगेट के वॉइड में कौन आया, फाइन एग्रीगेट के वॉइड में आएगा कौन, सीमेंट एंड वाटर आएगा। अब यहाँ पे समझो, अगर वेल ग्रेडेड है, अगर वेल ग्रेडेड है, वेल ग्रेडेड है, सो लेस वॉइड्स, वेल ग्रेडेड है तो लेस वॉइड्स। अगर वॉइड्स कम है, अगर वॉइड्स कम है तो फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल कौन होगा, ज्यादा होगा, फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल विल बी मोर, फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल विल बी मोर, फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल ज्यादा रहेगा। फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, लुब्रिकेशन इफेक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, लुब्रिकेशन मोर, लुब्रिकेशन मोर तो वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी, वर्केबिलिटी क्या मिलेगी, ज्यादा मिलेगी। बोल दो, क्लियर है। सो पूरा सीक्वेंस है, इनफैक्ट लिखा भी है वहां पे रीजन ना, आपको जो पॉइंट में नोट्स में लिख के दिया है वहां पे लिखा भी है इसके बारे में कि लेस वॉइड्स मोर फ्री सीमेंट पेस्ट अवेलेबल। क्लियर है, इसीलिए सो सबको अवॉइड। क्लियर है, ग्रेडेशन से क्या फर्क पड़ता है, ग्रेडेशन का इफेक्ट सबको क्लियर है। इनफैक्ट ग्रेडेशन अच्छा होने से, इनफैक्ट ग्रेडेशन अच्छा होने से, ग्रेडेशन अच्छा होने से स्ट्रेंथ इंप्रूव करती है। स्ट्रेंथ क्या करती है, इंप्रूव करती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव करेगी, ड्यूरेबिलिटी क्या करेगी, अगर वेल ग्रेडेड है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। एंड ये बताइए सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन क्या होगा, सेग्रीगेशन पे फर्क क्या पड़ेगा, बोलो, सेग्रीगेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, लेस हो जाएगा, सेग्रीगेशन लेस हो जाएगा ना। इसका बताया तो था आपको कल जब सेग्रीगेशन के बारे में बता रहा था कि कोहेजन लेस होने से क्या, बिकॉज ऑफ द लेस वर्ड्स। यस, कल आपको बताया था कि भाई सेग्रीगेशन का एक रीजन होता है इम्प्रॉपर ग्रेडेशन होना, ग्रेडेशन प्रॉपर नहीं है, सेग्रीगेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। नॉन कोहेजन, नॉन कोहेजन, नॉन कोहेसिव है, नॉन कोहेसिव है, नॉन कोहेसिव है, तब भी सेग्रीगेशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कोहेजन कम है, सेग्रीगेशन ज्यादा। पुअर ग्रेडेशन है, सेग्रीगेशन ज्यादा। इनफैक्ट जब हम सेग्रीगेशन का डिस्कशन करेंगे वहां पे मैं आपको बता दूंगा किस किस पे डिपेंड करता है, बाकी कुछ पॉइंट तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सेग्रीगेशन ज्यादा होगा कब, अगर कोहेजन लेस है तो, कोहेजन कम है तो, ग्रेडेशन प्रॉपर नहीं है तब भी सेग्रीगेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। चलिए ये पॉइंट क्लियर हुआ ना, ये पॉइंट सबका क्लियर है, ग्रेडेशन से क्या फर्क पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज एग्रीगेट साइज, साइज एग्रीगेट साइज, लेट अस सपोज बढ़ा दिया, वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, बताइए, वर्केबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोर होगी, वर्केबिलिटी क्या करेगी, बढ़ जाएगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, रीजन क्या है, रीजन क्या है, रीजन, रीजन क्यों होगा, साइज बढ़ेगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेस सरफेस एरिया, बिल्कुल सरफेस एरिया लेस, करेक्ट, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा। इनफैक्ट अच्छा ये जो पॉइंट है कि भाई साइज बढ़ता है, साइज बढ़ता है, सरफेस एरिया ऑलरेडी लिखा है, ऑलरेडी लिखा है। ये तो बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना कि साइज बढ़ने से सरफेस एरिया कम कैसे होता है, इसमें कोई डाउट, साइज बढ़ेगा तो सरफेस एरिया कम क्यों होगा, ये तो सभी को क्लियर है ना पॉइंट, ये तो हमने क्लास में समझा भी था कि कैसे होता है। ओके, चलिए ये हुआ। दूसरा, दूसरा साइज रिड्यूस कराया, सरफेस एरिया
बढ़ेगा, वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वर्केबिलिटी कम हो जाएगी, ये पॉइंट आता है समझ में। नेक्स्ट आता है सिक्स पॉइंट। सिक्स आ गए ना, सिक्स पैरामीटर पर आ चुके हैं। ये कौन सा था, फिफ्थ था। सिक्स क्या है आपके पास में, मिक्स प्रपोर्शन। मिक्स प्रपोर्शन, मिक्स प्रपोर्शन, इस पे आते हैं, मिक्स प्रपोर्शन पे आते हैं। देखिएगा, मिक्स प्रपोर्शन का मतलब है, मीनिंग क्या है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। बस इसका मतलब होता है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। मिक्स प्रपोर्शन का मतलब होता है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। इसका मतलब क्या होता है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। मिक्स प्रपोर्शन का मीनिंग होता है एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो। अब खुद से बताओगे आप। सो मिक्स प्रपोर्शन मतलब किस रेशियो में, किस प्रपोर्शन में आपने एग्रीगेट एंड सीमेंट को मिक्स कर रखा है, ये मतलब है बोलने का हमारा। किस प्रपोर्शन में आपने इनको मिक्स कर रखा है, अब खुद से बताओ। एग्रीगेट टू सीमेंट का रेशियो मैंने बढ़ा दिया, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो मैंने बढ़ा दिया, वर्केबिलिटी कम होगी ज्यादा होगी, डिक्रीज हो जाएगी। वर्केबिलिटी क्या कर गई है, वर्केबिलिटी हो गई है आपकी लो हो गई है। क्यों लो होगी, इसका रीजन तो बताओ। ऐसे डायरेक्टली याद रखोगे क्या कि इसलिए कम हो जाएगी, रीजन बताओ ना, क्यों कम होगी, क्या कारण है, कम क्यों हुई, बोलो, कम हुई क्यों। लीन मिक्स, आप बता दो सर, मैं तो बताऊंगा ही, खुद तो बताओ एक बार, खुद तो ट्राई कर लो। मोर पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स, कैसे भी रिलेट कर लो जैसे मन करे। देखो कैसे रिलेट करेंगे, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ रहा है, रेशियो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है। रेशियो कब बढ़ेगा, जब एग्रीगेट बढ़ेगा। रेशियो कब बढ़ेगा, जब एग्रीगेट बढ़ेगा या फिर सीमेंट क्या होगा, कम होगा। रेशियो कब बढ़ेगा, या तो एग्रीगेट बढ़े या फिर सीमेंट कम हो। एग्रीगेट बढ़ने का मतलब क्या है, सीमेंट कम होने का मतलब, सीमेंट कम होने का मतलब क्या है, पेस्ट कम, पेस्ट लेस, पेस्ट लेस। एग्रीगेट ज्यादा होने का मतलब क्या है, मोर एरिया टू बी लुब्रिकेटेड। भाई जितना ज्यादा एग्रीगेट उतना ज्यादा एरिया आपको लुब्रिकेट करना पड़ेगा, एरिया टू बी लुब्रिकेटेड। आया समझ में। तो पेस्ट तो कम बन रहा है क्योंकि सीमेंट पेस्ट ही तो करता है उसको लुब्रिकेट। सीमेंट कम होने से पेस्ट तो कम बन रहा है, एग्रीगेट बढ़ने से एरिया लुब्रिकेशन वाला जो है वो ज्यादा होता जा रहा है। तो ऑब्वियसली वर्केबिलिटी क्या करेगी, रिड्यूस करेगी। आया क्या समझ, बताओ जरा, आया नहीं आया समझ में, कैसे होगा, क्लियर हुआ ये पॉइंट, क्लियर है ना, चलो ये सबको क्लियर है पॉइंट। अच्छा हाँ, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो अगर हाई है, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो अगर हाई है ना, इस तरह के मिक्स को, ऐसा मिक्स जिसमें एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो हाई होता है, इसको बोलते हैं क्या, लीन मिक्स। पूछा गया क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन पूछा गया है कि एक लीन मिक्स है, लीन मिक्स में आपको वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगी कम मिलेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, इसलिए वहां पे लिखा हुआ है क्लियर कट। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बढ़ेगा, वर्केबिलिटी कम होगी, मिक्स कैसा होगा, लीन होगा, लीन मिक्स। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे आते हैं। एग्रीगेट सीमेंट रेशियो कम हुआ, वर्केबिलिटी क्या करेगी, बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, मिक्स कैसा होगा, रिच होगा, मिक्स होगा आपका रिच। आया समझ, इस तरह के बोलते हैं मिक्स को रिच। सो रिच मिक्स में क्या मिलेगा आपको ना, वर्केबिलिटी हाई मिलेगी, एग्रीगेट टू सीमेंट रेशियो कम होगा। इसको भी रिलेट कर लो, एग्रीगेट कम हुआ, सीमेंट बढ़ा, पेस्ट ज्यादा अवेलेबल है, एरिया लुब्रिकेट करने के लिए कम है, वर्केबिलिटी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोल दो जरा, आया समझ में, क्लियर है सब, ये सबको पॉइंट। बताइए, यहाँ तक क्लियर होगा ना सब, ये सारे पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, वाटर कंटेंट। सो द नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट इज सेवेंथ ना, सेवेंथ है
वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट बढ़ाया। देखो एक्चुअल में कभी भी हमें अननेसेसरीली वाटर कंटेंट नहीं बढ़ाना चाहिए। इस पॉइंट को तो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना, मैंने आपको लिखवाया था पॉइंट की इंक्रीजिंग द वाटर कंटेंट अबव अ परमिसिबल लिमिट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, एक बहुत बड़ा क्राइम है वो, क्रिमिनल एक्ट है वो। ये पॉइंट बताया था आपको स्टार्टिंग में, कहीं पे लिखवाया होगा, यही सेम लैंग्वेज लिखवाई है कि वाटर कंटेंट अगर आप बढ़ाओगे ना नेसेसरीली, एक बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है, बहुत बड़ा गलत काम है वो। लेकिन दिक्कत क्या है ना वहां पर पॉइंट ये है कि भाई जो अनकंट्रोल्ड साइट्स होती हैं, अनकंट्रोल्ड साइट बोलने का मतलब है नॉर्मली जो छोटे मोटे कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, आपका घर बन रहा है, कोई छोटा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, हमारा घर बन रहा है, कोई छोटे मोटे लेवल की जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही होती है ना, वहां पे लोग क्या करते हैं, वर्केबिलिटी बढ़ाने के चक्कर में, वर्केबिलिटी को बढ़ाने के चक्कर में वो वाटर कंटेंट क्या करने लगते हैं, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, अननेसेसरीली बहुत ज्यादा बढ़ाने लग जाते हैं, जिससे फ्लूडिटी क्या हो जाती है मिक्स की, फ्लूड बन जाए, वो फ्लूड बन जाएगा ना एक तरह से, वाटर बढ़ा दिया आपने अननेसेसरली, फ्लूडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और कह सकते हो वर्केबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फ्लूडिटी बढ़ेगा, अपने आप इजीली फ्लो कर जाएगा, तो ये पॉइंट आता है निकल के। लेकिन कभी भी हमें अननेसेसरीली वाटर को बढ़ाकर वर्केबिलिटी नहीं बढ़वानी चाहिए, बिल्कुल भी मत करो ऐसा कभी, क्योंकि ये बहुत बड़ा गलत काम है। इससे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपने अननेसेसरीली वाटर को बढ़ाया, इससे क्या मेजर ड्रॉबैक निकल के आता है, मेजर ड्रॉबैक क्या है इस चीज का, इसका मेजर ड्रॉबैक क्या है, स्ट्रेंथ का बहुत बड़ा लॉस होगा। यस, स्ट्रेंथ लॉस विल बी वेरी वेरी हाई। और ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत लॉस होगा, 50% तक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर ऐसे अननेसेसरी काम करोगे तो समझ लो, मतलब कंडीशन, अगर बाई चांस आपको साइट पर जाना पड़ जाए या आपका घर बन रहा हो और आपके यहाँ पे कोई भी लेबर है जो कि अननेसेसरीली वाटर डालता जा रहा है उसके अंदर, तो आप उसको रोक सकते हो, 50% तक कम हो जाएगी स्ट्रेंथ। तो क्या होगा, ये आता है इफेक्ट निकल के, वाटर कंटेंट बढ़ा, फ्लूडिटी बढ़ गई, स्ट्रेंथ क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हमें ये वाला तरीका कभी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, कभी अडॉप्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्ट्रेंथ का बहुत ज्यादा लॉस आता है। दूसरा पॉइंट, अनकंट्रोल्ड साइट पर तो यही लोग तरीका अडॉप्ट करते हैं बढ़ाने के लिए, अनकंट्रोल्ड साइट पर जहां पर कोई क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता। कंट्रोल्ड साइट पर भी कई बार यूज कर लेते हैं इस वाले तरीके को, लेकिन सबसे लास्ट ऑप्शन रखो इसको अपने पास में, कि बस ये एक तरह से कुछ ऑप्शन बच ही नहीं रहा ना, तब जाकर इसको करो, अदरवाइज करो ही मत इसको, इस वाले मेथड को वर्केबिलिटी बढ़ाने के लिए यूज। लेकिन अगर आप अगर आप अगर आप वाटर बढ़ा दिया, आपने वाटर बढ़ा दिया, तो क्या करना चाहिए ना आपको, इसका थोड़ा बहुत सॉल्यूशन क्या है जिससे कि आपका स्ट्रेंथ का लॉस ना हो, उसको आप कम करवा सको। अगर आप वाटर बढ़ा रहे हो ना, तो साथ में सीमेंट को भी बढ़ाओ, साथ में सीमेंट को भी बढ़ाओ। अगर आप वाटर बढ़ा रहे हो तो साथ में किसको करो, सीमेंट को भी बढ़ाओ, सीमेंट को भी बढ़ाओ। क्यों, जिससे कि आपके वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, वाटर टू सीमेंट रेशियो क्या रहे, एक फिक्स रहे। तो वाटर बढ़ाया, फ्लूडिटी बढ़ी, वर्केबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत लॉस होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो ना स्ट्रेंथ का लॉस ना हो, स्ट्रेंथ का लॉस ना हो, तो आप क्या करो, वाटर अगर आप बढ़ा रहे हो तो सीमेंट को भी बढ़ा दो कुछ प्रपोर्शन में, उसी सेम प्रपोर्शन में सीमेंट को भी बढ़ाओ, जिससे कि वाटर टू सीमेंट रेशियो आपका एक तरह से सेम बना रहा है। एक्चुअली में होता क्या है ना, आप इससे सारे पॉइंट को रिलेट करो, वाटर बढ़ेगा, वाटर बढ़ा, फ्लूडिटी बढ़ी, फ्लूडिटी बढ़ी, वर्केबिलिटी बढ़ गई, लेकिन ये जो एक्सेसिव वाटर था ना, वो क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। एक्सेसिव वाटर क्या करेगा, इवेपोरेट करेगा। एक्सेसिव वाटर इवेपोरेट करा, एयर वॉइड्स डेवलप हो गए, एयर वॉइड्स डेवलप हो गए, एयर वॉइड डेवलप हुए, क्रैक डेवलप करेंगे, क्रैक डेवलप करें, क्लियर है। लेकिन सपोज आपने वाटर बढ़ाया, लेकिन आपने उसके साथ साथ सीमेंट भी तो बढ़ा दिया, सीमेंट भी तो बढ़ा दिया। अब ये बताओ, वाटर बढ़ा, फ्लूडिटी बढ़ी, इवापोरेशन बढ़ा, कौन से वाला वाटर इवेपोरेट कर रहा है, ये तो बताओ। वाटर इवेपोरेट कौन से वाला कर रहा है, जो कि कैपिलरी पोर्स में था, जो कि किस में था, कैपिलरी पोर्स में था, जो किस में था, कैपिलरी पोर्स में था, वही वाटर तो इवेपोरेट कर रहा है। अब आपने वाटर बढ़ाया था, साथ में सीमेंट को भी तो बढ़ा दिया, तो जो वाटर आपने एडिशनली डाला है ना उसके अंदर, वो किसके साथ रिएक्शन कर लेगा, सीमेंट के साथ रिएक्शन कर लेगा और कंबाइंड हो जाएगा, सीमेंट के साथ रिएक्शन करेगा और कंबाइंड हो जाएगा। अगर कंबाइंड हो गया तो वो क्या इवेपोरेट कर पाएगा, क्या इवेपोरेट ही नहीं कर पाएगा। वो इवेपोरेट अगर नहीं कर पाएगा तो एयर वॉइड भी नहीं बनेंगे, एयर वॉइड भी नहीं बनेंगे, क्रैक डेवलप का खतरा कम रहेगा, वर्केबिलिटी इंक्रीज करेगी, क्यों, क्योंकि पेस्ट बढ़ चुका है, वर्केबिलिटी फिर भी इंक्रीज करेगी क्योंकि पेस्ट बढ़ा है। अब मुझे बताओ, ये वाला पॉइंट आया क्या सबको समझ में,
कैसे हो रही है वाटर कंटेंट के साथ चीजें, बोलो। सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ ना वाटर वाला? सो एज इट इज आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि वाटर कंटेंट बढ़ेगा, फ्लूडिटी बढ़ेगी, वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। इसमें साथ में ब्रैकेट में ये भी लिखा है, इफ मोर वाटर इज एडेड ड्यू टू एनी रीजन द सीमेंट कंटेंट शुड बी इंक्रीज्ड, शुड बी प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज, उसको भी बढ़ाना चाहिए आपको। तो इस तरह से आपकी चीजें क्लियर होती हैं। आई थिंक सब कुछ पॉइंट क्लियरली समझ में आ गए। सो आपने क्या क्या कवर किया आज? आज अगर हम देखें तो हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करी जिनसे आपको खूब ओके। आज अगर हम डिस्कस करें तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन सारी चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इन पॉइंट से देखने में बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन? फैक्टर्स के जो लिखे हैं ना यहाँ पे, आपने जो फैक्टर लिखे हैं इन फैक्टर से बहुत क्वेश्चन आए होंगे आपके, उसमें आपसे अलग अलग फैक्टर के बेसिस पे कि क्या वेरिएशन होता है। टेस्टिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन किस किस तरह से आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन तो इसी तरह मिल जाएंगे आपको। वीबी टाइम है, वीबी टेस्ट है, कैसे रिजल्ट बताते हैं उसके टाइम के फॉर्म में। स्लम बढ़ेगा, वर्केबिलिटी बढ़ेगी। ये भी पूछा है आपसे कि भाई स्लम्प लो, हमारा लो वर्केबिलिटी वाली क्वांटिटी है, उसके लिए बताइए स्लम की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। स्लम की वैल्यू इतनी है, कॉम्पेक्शन फैक्टर कितना रहेगा। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं आपके पास में। अच्छा एक और चीज मैं, अब बाकी अपना तो आज के टाइम आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना, और आगे कल कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी चीजें आपकी आज इंपॉर्टेंट डिस्कस हो गई, इनको अपना पढ़ लेना आराम से। कल अपने और जो भी कुछ आपके पॉइंट्स हैं उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। सेम टाइम रहेगा कल का भी आपका। टाइम तो चल रहा है भाई 10 AM, ठीक है 10 AM। नोट्स आई थिंक कि सबको नोट्स मिल गए होंगे, वाटर वाले भी सबको नोट्स मिल गए होंगे, एंड ये वाले जो कॉन्क्रीट का फर्स्ट फाइल मैंने भेजा था इसके भी नोट्स सबको मिल गए होंगे। ठीक है, बाकी और जो भी होगा आपका उसको कल अपना कंटिन्यू करते हैं आगे। कल कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू द कॉन्क्रीट, कुछ और इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके डिस्कस करेंगे स्ट्रेंथ वगैरह से रिलेटेड, कुछ और इंपॉर्टेंट टेस्ट आपके कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए यहीं पे ओवर कर रहे हैं। कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। बाकी शाम से आपका 7:30 बजे से जियो टेक्निकल सॉइल का भी क्लास है आज से, तो कोई चाहे तो अटेंड कर सकता है। ठीक है, तो अपना कल करेंगे आगे कंटिन्यू। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन।